एक्सप्लेन करने वाले हैं द डीमन स्लेइंग मैडमैन रीबॉर्न एज अ डीमन के फर्स्ट एपिसोड को। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि ये फाइनल बैटल होने वाला है ह्यूमन एंड डीमंस के बीच का, जहाँ पे 5 हीरोज यहाँ पे डीमन एम्परर के खिलाफ में लड़ने वाले हैं। डीमन एम्परर का नाम है ह्यूमुलस। जिसके बाद हीरोज और डीमन एम्परर दोनों आपस में फाइट करते हैं और ये बैटल बहुत ही जल्द अपनी अंतिम समय पे पहुंच जाता है। डीमन स्लेयर को तो हरा दिया गया, लेकिन ह्यूमैनिटी के हीरोज को यहाँ पे एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी। इसके बाद हम एक एक करके उन 5 हीरो से मिलते हैं, जिनमें से आयरन फोर्ट्रेस फेये, दूसरे स्काइबो फेया, तीसरा है फ्लॉलेस नाइट मेरोवी और चौथा है सेज ऑफ होली लाइट सुवोका, जो कि यहाँ पे बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। और वहीं पे इनकी टीम का हीलर जो कि 5वां हीरो है, वो उसे हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुवोका मना कर देती है, ये कहते हुए कि अब ये यूजलेस है, जिसका नाम है ग्लोन। वे ग्लोन से कहता है कि लास्ट स्ट्राइक जो कि डीमन एम्परर ने की थी, उसने यहाँ पे सुवोका को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। तुम पहले ही थके हुए हो, तुम उसे हील नहीं कर सकते हो। लेकिन ग्लोन आगे से उन सभी को चुप करा देता है और वो बार बार हीलिंग चालू रखता है। सुवोका ग्लोन से कहती है कि तुम्हें अब मुझे बार बार बचाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा अंत है और मैंने यहाँ पे अपना कार्य पूरा किया, मेरा मकसद यही का ही था। इसके बाद सुवोका अपना दम तोड़ देती है। इन्होंने वादा किया था कि जब ये जीत जाएंगे तो एक साथ वापस जाएंगे। जीत तो गए, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाए। उतने में ग्लोन से कुछ कहता है कि जैसा कि सुवोका ने कहा, यही अंत है। और ग्लोन को समझ में आ जाता है कि ये डीमन एम्परर की आवाज है। तो डीमन एम्परर आगे से खुद ही कहता है कि हाँ, ये मेरी ही आवाज है और शब्द के साथ में ये बैटल भी यहीं पे ही खत्म होने वाली है। तो इसके बाद हम लोग 5 हीरोज की बॉडी के अंदर देखते हैं और उनकी यहाँ पे बॉडी डीमन एम्परर की बॉडी के साथ में जुलने लगी थी। इनकी बॉडी से यहाँ पे फ्लैश बाहर निकल रहा था। इन सभी लोगों को यहाँ पे डीमन एम्परर ने धोखा दिया। उसको जहाँ पे खत्म होना था, वो उसका बस एक प्लान था, क्योंकि डीमन लॉर्ड की यहाँ पे जो ट्रू एबिलिटी है वो है असिमिलेटेड। बेसिकली इससे तुम यहाँ पे किसी की भी चीज या फिर किसी भी बॉडी का तुम हिस्सा बन सकते हो। जैसे कि डीमन एम्परर अभी इन 5 का यहाँ पे हिस्सा बन गया है, अब वो इन सभी को यहाँ पे डिवोवर कर लेगा और इनका ही हिस्सा बन जाएगा। हम लोग ग्लोन को देखते हैं तो उसकी आधी बॉडी तो यहाँ पे पहले ही डीमन एम्परर के कब्जे में आ चुकी थी। कोई भी डीमन एम्परर उन लोगों से कहता है कि मैं इसको यहाँ पे असिमिलेशन नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा एवोल्यूशन। जब भी मुझे हराते हैं, सिर्फ वही मेरे न्यू बॉडी बनने के यहाँ पे लायक रहते हैं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, सभी जिंदगियों को खत्म करना, और उनमें से तुम सभी लोग उसकी यहाँ पे सीढ़ी बनने वाले हो। और वो ग्लोन से कहता है, खासकर तुम, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में से एक हो। तभी मेरे भी ग्लोन से कहता है कि वो यहाँ पे डीमन एम्परर के किलिंग टूल बनने की जगह पे वो ग्लोन के हाथों से मारना पसंद करेगा। जिसके बाद वो अपनी शॉट को यहाँ पे ग्लोन की तरफ फेंकता है। डीमन एम्परर ग्लोन से कहता है कि इस आइडिया को छोड़ दो, तुम इतना बड़ा पाप थोड़ी ना करो कि अपने ही साथियों को मार के। मेरे भी कहता है, जल्दी करो, मैं इसे और देर तक होल्ड बैक नहीं कर सकता हूँ। डीमन एम्परर यहाँ पे ग्लोन को मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि सिर्फ यही तुम्हारी बची हुई फैमिली है, अगर इन्हें मार दोगे तो फिर तुम बस ट्रेजेडी को यहाँ पे होने दोगे, अपने ही भाई की जान लेके। मेरे भी ग्लोन से कहता है कि तुम्हारी शॉट क्यों कांप रही है, क्या तुम स्ट्राइक नहीं मार सकते? ग्लोन तो साइड मारना चाहता था, लेकिन डीमन एम्परर ने पहले ही ग्लोन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था, इसलिए वहाँ पे स्ट्राइक नहीं मार पा रहा था। मेरे भी कोई बात जैसे ही समझ में आ जाती है कि यहाँ पे ग्लोन की वीकनेस नहीं है, तो वो खुद ही आगे बढ़ जाता और शॉट को अपने सीने के आर पार कर लेता है। इसलिए मेरू भी मरते हुए ग्लोन से कहता है कि तुम जैसा ही सिर्फ जो कि रूथलेस है, डेडली है, वो ही सिर्फ इस एबिलिटी के काबिल है। एबिलिटी का अच्छे से इस्तेमाल करना ब्रदर। जिसके बाद मेरू भी मारा जाता है और उसके मरने के साथ ही ग्लोन के चेहरे के ऊपर नंबर 1 बन के आता है, जो कि मार्क का एबिलिटी था, माउंटेन ऑफ क्रॉप्स, सी ऑफ ब्लड। जब भी यहाँ पे एक लाइफ सेक्रीफाइस होगा, उतने बार यहाँ पे ग्लोन की पावर परमानेंटली बढ़ती जाएगी। और ग्लोन की पावर जैसे बढ़ती जा रही थी, तो फिर यहाँ पे डीमन एम्परर का जो एवोल्यूशन था वो रुकता जा रहा था, उसकी राइट साइड फ्री हो जाती है। जिसके बाद फेया यहाँ पे कहती है कि मेरुई का सेक्रीफाइस जाया मत जाने देना, और फेया उसे कहता है कि तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। जिसके बाद वो दोनों भी अपनी लाइफ को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देते हैं, और उनके सेक्रीफाइस करते ही ग्लोन के चेहरे के ऊपर उनका भी गिफ्टेड मार्क आ जाता है, जिससे ग्लोन की जो राइट साइड थी वो डीमन एम्परर की पकड़ से पूरी तरीके से आजाद हो जाती है। तो डीमन एम्परर उससे कहता है, इतनी भी क्या आगे जाओगे, 3 जिंदगियां सिर्फ इतनी सी पावर के लिए एक्सचेंज कर ली, सिर्फ तुम्हारा राइट हैंड ही आजाद हुआ है, पूरी तरीके से तुम आजाद नहीं हुए। जिस पे ग्लोन अपनी शॉट को ऊपर उठा लेता है, ये कहते हुए कि प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने का एक ही तरीका और एक हाथ ही काफी है। जिसके बाद वो अपनी लेफ्ट साइड को अपने ही हाथों से यहाँ पे काट लेता है, ताकि वो डीमन एम्परर के सर को धड़ से अलग कर सके। डीमन एम्परर इससे बढ़ा जाता है और जिसके बाद वो शॉट को पकड़ के उसको यहाँ पे तोड़ देता है, और ये होली शॉट थी, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और इसका नाम था सुल्ला। जिसके बाद डीमन एम्परर आगे से हंसते हुए कहता है कि कोई भी अटैक अब इस दुनिया के अंदर नहीं है जो कि मेरे इनविजिबल सेल को यहाँ पे तोड़ सके। उतने में डीमन लॉर्ड को एकदम तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि ग्लोन हद से आगे बढ़ गया था। वो उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि एक शॉट मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तो मैं खुद को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो अपना हाथ अपने सीने के अंदर ही घुसा लेता है और अपने दिल को पकड़ के उसे गुब्बारे की तरीके फोड़ देता है, और इस वाले मूव से तो यहाँ पे डीमन एम्परर की भी फट गई थी। इसके बाद डीमन एम्परर का अंत सक्सेसफुली हो जाता है। वहीं पे इसके किस्मत के अंदर ही लिखा हुआ था कि ये यहाँ पे ग्लोन के हाथों से ही मारा जाएगा। वहीं पे ग्लोन की किस्मत में लिखा हुआ था कि डीमन लॉर्ड उसके हाथों से मरेगा, और साथ ही में उसके जितने भी साथी होंगे वो उनको भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि डीमन एम्परर के साथ में ग्लोन का भी अब यहाँ पे अंत हो जाता है। जिसके बाद अगला सीन 5 साल के बाद का होता
होता है। हम लोग उस जगह को दोबारा देखते हैं जहाँ पे ग्लोन मारा गया था, जहाँ पे फाइनल बैटल हुई थी। डीमन एम्परर के पीछे जो डीमन बच गए थे वो भी इस जगह पे रहते हैं, जो इसी बारे में कह रहे थे कि डीमन एम्परर हमें छोड़ के चला गया, अब हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हम कुछ डीमंस को देखते हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठा हुए थे और इन्हें भी नहीं पता था कि ये लोग आज रात क्या कर रहे थे। बाद में इन डीमंस ने यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड से 4 लड़कियां लेके आया और साथ ही में एक डीमन किन भी, जिसपे जो हरा वाला डीमन था वो आगे से कहता है अपना मुंह बंद करो, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो चुपचाप पीछे हट जाओ। जिसके बाद ये बताता है कि आज डीमन एम्परर की 5वीं एनिवर्सरी है उनकी मौत की, और डीमन एम्परर की याद में वो लोग यहाँ पे इनकी बलि देने वाले हैं, ताकि डीमंस के यहाँ पे जो न्यू जनरेशन है वो उनके रहमो करम के बारे में कभी भी ना भूले। जिसके बाद वो यहाँ पे रिचुअल को शुरू करता है और चारों लड़कियों के सर एक बार में ही उड़ा देता है। वो भी नीचे की तरफ कुछ डीमन पड़े हुए तो जो कि उनकी मुंडी को मस्त खा रहे थे। सेब नहीं है बे सालो जो उन्हें खा रहे हो तुम गपागप। ये तो था नॉर्मल सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे आता है असली सेक्रीफाइस, जिसके अंदर ये लोग अपने ही डीमन क्लैन के किसी डीमन को सेक्रीफाइस करने वाले थे, और जैसे सेक्रीफाइस करने वाले थे उसको यहाँ पे होश आता है और वही बातें, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं मर नहीं गया था। उतने में वो डीमन इसके बंदे के मुंह के ऊपर अपना लात दे मारता है, ये कहते हुए कि तुम डीमन के अंदर पूरी तरीके से वीकेस्ट हो, इतने कमजोर हो कि तुम्हें तो नाम भी नहीं दिया जा सकता। डीमन का नाम सुनते ही वो बंदा आगे से भड़क जाता है डीमन। इसके बाद वो हरा वाला डीमन उसे सेक्रीफाइस करते हुए कहता है कि तुम्हें सेक्रीफाइस के तौर पे इस्तेमाल करने से ही हम तुम्हें इतना यहाँ पे ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, यही तुम्हारे लिए काफी होगा। तो इसके बाद वो हरा वाला डीमन अपनी शॉट के साथ में उस बंदे के ऊपर हमला करता है, तो वो बंदा इजीली अपनी मुंडी को नीचे करता है और यहाँ पे उसके सीरियस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन जो वो एक हाथ से टंगा हुआ था, इसी चक्कर में उसका एक हाथ यहाँ पे कट जाता है। उस डीमन को शुरुआत में लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्सेस की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पे जानबूझ के किया गया था, जब वो अपने पैरों पे एकदम सीधा लैंड होता है। इसके बाद वो बंदा यहाँ पे उस डीमन को देखते हुए कहता है कि तुम हाफ ब्रीड डीमन, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या। उस हरे वाले डीमन की इतनी ज्यादा फट जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे आफ्टर इमेज में वो शख्स की परछाई दिखाई दे रही थी जिसने पूरे डीमन क्लैन की एकदम हवा टाइट कर दी थी, और वो था ग्लोन, जो कि इजीली उसे मार पाता। उससे पहले हमें यहाँ पे हरे वाले डीमन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे ये किसी पोर्ट के ऊपर काम कर रहा था और तब ये रुकी हुआ करता था, इसलिए कोई भी इसे ज्यादा भाव नहीं दिया करता था, उसे साइड में फेंक दिया जाता था। ये उन लोगों के पास आते हुए कहता है कि जल्दी से और ज्यादा मेहनत करो, लॉर्ड हमें देख रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को डीमन क्लैन के एकदम बहुत बड़ी बड़ी शिप्स दिखाई दी जाती हैं। हमें साल के बारे में बताया जाता है जो कि होता है 312। लिन क्लैन ने यहाँ पे सी गॉड से पावर ली थी और यहाँ पे एक सरप्राइज अटैक किया था ह्यूमैनिटी के ऊपर, ताकि वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी का जो कोस्टल डिफेंस है, बेसिकली समुद्री वाला डिफेंस जहाँ पे पोर्ट वोट रहता है, उसे वन स्ट्राइक के अंदर ही तोड़ सके। हम देखते हैं कि इनके साथ यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल रात ऑफ सी आया था, सी ड्रैगन की हाउसिंग आया था, और साथ ही में और भी कई सारे थे जो कि यहाँ पे डायरेक्ट कोस्ट के ऊपर हमला करने वाले थे। अटैक इतना ज्यादा जल्दबाजी में हुआ था कि सिर्फ उस टाइम पे एक ही ह्यूमन वहाँ पे आ पाया था डीमन फ्लीट को ब्लॉक करने के लिए, और वो था चीफ हीलर ऑफ मर्सी सेक्ट, ऑनरी प्रोफेसर ऑफ रॉयल अकेडमी, द डिस्ट्रॉयर ऑफ बाइलो सिटी, द डीमन स्लेइंग मैडमैन ग्लोन। इसके बाद यहाँ पे डीमन किंग अराइव करता है, और ये शायद से मेन डीमन एम्परर ना हो लेकिन डीमन किंग है, जो कि अपनी आर्मी को कमांड देता है ग्लोन को यहाँ पे खत्म करने के लिए। हम लोग ग्लोन को देखते हैं जो कि अपनी शॉट को उठाता है, जिसके बाद हम लोग हरे वाले डीमन को देखते हैं। इसके भी आगे टांगे ढीले हो चुके थे और ये यही बोल रहा था कि जितने भी थे सबके सब मारे गए, बस लॉर्ड जियो को छोड़ के। इसके बाद हमें डीमन आर्मी के हाल दिखाए जाते हैं। भाई जो ड्रैगन थे उनके चीथड़े उड़े पड़े हुए थे, जो डीमन लॉर्ड थे उन्हें यहाँ पे क्रूसीफाई कर दिया गया था, और इन्हीं लाशों के बीच में ग्लोन अकेला खड़ा हुआ था। हमें वार्निंग डीमन किंग के बारे में बताया जाता है जो कि मर चुका था। सैडिस्टिक डीमन किंग बेलेनिर यहाँ पे आया ही नहीं था। डिसोलेशन डीमन किंग ग्लासिया मर चुकी थी। साइलेंट डीमन किंग वो भी मर चुका था, और इंटरनल डीमन किंग जियो यहाँ पे सर्वाइव कर गया था, भाग गया था यहाँ से। वहीं पे हम लोग ग्लोन को देखते हैं जो कि मस्त बीच में खड़ा हुआ था लाशों के बीच में। ये कुछ ज्यादा ही बैडस नहीं था, और इसी चीज को याद करके ये बंदा समझ जाता है कि मौत इसके सामने ही है। इसके बाद ग्लोन इसके जॉइंट्स को यहाँ पे इसके मुंडे से उखाड़ता है और इसकी मुंडी ही अलग कर देता है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के डीमंस को मारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सही एंगल में फोर्स को इस्तेमाल करो, जिससे तुम उनके जॉइंट्स को ही तोड़ दोगे और तुम उन्हें इजीली बीच से फाड़ सकते हो। ग्लोन को ज्यादा देर तक टाइम नहीं लगता है समझने में कि ये मार्क गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे रिजरेक्ट हो गया है। वहीं पे इसने अभी तक एक किल किया था, इसलिए उसके ऊपर सिर्फ एक ही नंबर था। तो इसके बाद जो बाकी डीमंस थे वो सभी एक साथ यहाँ पे ग्लोन के ऊपर चार्ज कर देते हैं, तो ग्लोन उसे बंदे की यहाँ पे शॉट इस्तेमाल करते हुए उन चारों को 20 से काट देता है, जिससे इसका नंबर दोबारा यहाँ पे 4 पे बढ़ जाता है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ अब यहाँ पे 9 पे आ गई है। बेसिकली ग्लोन यहाँ पे जितनी जाने लेगा उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा यहाँ पे पावरफुल अपोनेंट होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ये परमानेंट स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इन्हीं में से एक सेंटीपीड वाला डीमन था जिसकी बहुत ज्यादा फट जाती है, तो वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है, लेकिन ग्लोन उसके ऊपर यहाँ पे तलवार घुसा देता है और वहीं पे ही पिन डाउन कर देता है, जिसपे दर्द में चीखने लगता है। वहीं पे ग्लोन कपड़ा उठाता है और उन लड़कियों के सरों के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करता है और अपने हाथ को पूरा यहाँ पे रिकवर कर लेता है, लेकिन जब वो अपने हाथ को देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि ये हाथ ऐसा कैसे। जिसके बाद वो खुद से ही कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपना चेहरा देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो रिजरेक्ट नहीं हुआ बल्कि रिकार्नेट हुआ है किसी डीमन की बॉडी के अंदर। ये देखते ही ग्लोन का पूरी तरीके
तरीके से माथा खराब हो जाता है और वो आगे से चीखते हुए कहता है इस लोली रेस के अंदर जरा सी भी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ मुझसे मरना डिजर्व करते हैं। ग्लोन को इसे इतनी ज्यादा घिन आती है कि वो वहीं पे ही यहाँ पे उल्टी कर देता है। तो हम लोग सेंटीपीड वाले डीमन को देखते हैं और ये अंड संड बकी जा रहा है, ये कहते हुए कि तुमने कुछ डीमंस को मार दिया तो खुद को हीरो न समझो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द मार दूंगा और मारने से पहले इतना तड़पाऊंगा तुम्हारी चीखों से मैं आराम लूंगा। तुम बस एक 2 कौड़ी की डीमन हो, तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है। ग्लोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया, वो यहाँ पे ऐसा क्यों बन गया, लेकिन अभी भी उसके पास सिर्फ एक ही मकसद है। सेंटीपीड डीमन इसी बारे में सोच रहा था कि ये पहले से अजीब क्यों दिख रहा है, पहले तो एकदम डरा डरा रहता था, अब तो इतना कुछ बोल दिया तब भी ये डर नहीं रहा। उतने में ही ग्लोन शॉट को पकड़ता है जो कि इसके ऊपर गड़ी हुई थी और उसी शॉट को पकड़ते हुए नीचे की तरफ ग्लाइड करता है, तो इसे डीमन के भाई वो 2 हिस्से काट देता है नीचे की तरफ स्लाइड होते हुए और इसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद ग्लोन आगे से कहता है कि उसे क्या करना है, उसे पता है, उसे सिर्फ यहाँ पे डीमंस को खत्म करना है और उसके पास कोई भी मकसद नहीं है। ग्लोन को यह पता चल गया था कि अब यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं जब उसने यहाँ पे डीमन एम्बरों को खत्म किया था। अभी के लिए वो अपने एक सेटलमेंट को ढूंढ रहा है जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है और आगे की सोचेगा कि आगे क्या करना है। वहीं पे जब वो चट्टान से नीचे उतर रहा था तो फिर उसको एक बहुत बड़ी यहाँ पे मुंडी दिखाई देती है। ये यहाँ पे एक जाइंट ट्रोल की मुंडी थी जिससे यहाँ पे ग्लोन ने एक बार फाइट भी की थी और उसे हराया था, ये वही जगह थी। वो यहाँ पे ये देख के भी हैरान था कि इन डीमंस को कोई शर्म हया ही नहीं है कि अपने ही साथी की बॉडी के ऊपर इस तरीके की यहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी। जिसके बाद हमें ये पूरा एकदम व्यू ऑफ पॉइंट दिखाया जाता है। तो भैया इस ट्रोल को छोड़ा ही नहीं गया था, इसकी हड्डियां जहां जहां जा रही थी वहां पे बिल्डिंगें बनी हुई थी, जैसे कि रिजॉर्ट बना दिया हो इसकी लाश को। भैया देखो यहीं पे ही निपटा था हमारा भैया है, ये 5 साल पहले लड़ा था। खैर ग्लोन को वो जगह मिल जाती है जहाँ पे वो एक बार यहाँ पे रुका था और यहाँ पे कोई भी डीमन नहीं आया है, यानी कि ये पूरी तरीके से सेफ हाइड आउट है। जिसके बाद ग्लोन वहीं पे आग जलाता है और आराम करने लगता है। साथ ही में ग्लोन के हाथों में सोबका की डॉल भी थी। इसके बाद वो पुरानी मेमोरीज के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो एक लावा की झील के अंदर अपने चारों टीममेट्स को कंधे के ऊपर लादे हुए उन्हें पार कर रहा था और ये लावा के ऊपर चल रहा था, इसको जरा सी भी दिक्कत नहीं हो रही थी। अबे किस मिट्टी का बना है बे तू? वही पे ग्लोन फेर से कहता है कि तुम्हारे पास टेलरिंग स्किल है ना, जिसके बारे में तुम हमेशा बोलते रहते हो, वो है क्या चीज? टेलरिंग मतलब वही टेलर वाला, कपड़े बनाने वाली। फिर ये आगे से कहती है कि देखो भाई उसकी कंडीशन लिमिटेड है लेकिन मैं तुम्हारे लिए अभी ही बना सकती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे ग्लोन के लिए जो कॉस्ट्यूम बनाती है वो भाई पूछो नहीं आदि वाली लग रही थी, इसलिए बाकी सभी लोग जोरों से हंस रहे थे। ग्लोन को उस टाइम में तो बुरा लगा था लेकिन अभी वो इन यादों को याद करते हुए खुश था। इसके बाद वो उन सभी की यहाँ पे डॉल्स को उठाता है और आग के अंदर डाल देता है, ये सोचते हुए अगर उसने यहाँ पे उस टाइम पे बेहतर किया होता तो फिर आज सभी लोग जिंदा होते। उन सभी लोगों को खुद को सेक्रीफाइस करने की जरूरत ना पड़ती सिर्फ ग्लोन को जिंदा रखने के लिए। इसके बाद ग्लोन अभी के बारे में सोचने लगता है कि उसे नहीं पता है कि कितने ज्यादा जिंदगियां यहाँ पे लोगों की डिस्ट्रॉय हुई हैं डीमंस के हाथों इन 5 सालों के अंदर। उसे ये भी नहीं पता कि उसके यूथ के अंदर क्या हुआ था, लेकिन अब वो सिर्फ इस बात का फायदा उठा सकता है कि वो अब एक डीमन है तो वो उन्हें यहाँ पे अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। उतने में ही ग्लोन को यहाँ पे बॉडी की ओरिजिनल मेमोरी से मिल जाती है जहाँ पे बॉडी को पूरी तरीके से बुली किया जाता था। इस टॉन्ग को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है और ये डीमन नेचर होता है, जैसे कि ह्यूमन नेचर होता है किसी की मदद करना। हाँ वो बस करता आजकल कोई नहीं है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है हमारे अंदर और इसीलिए ये ओरिजिनल बॉडी जो कि यहाँ पे वीक सर्पेंट ब्लड डीमन था, इसको यहाँ पे नेचुरली बुली किया जाता था। और लोग खेती बाड़ी कब से करने लगे भाई, ये तुम्हारा काम नहीं है। बाय द वे ये राउंड माउंटेन का यहाँ पे स्लेव हुआ करता था, वहीं पे इन्हें पढ़ाया भी जा रहा था। ये देखे तो ग्लोन भी हैरान था कि इन्हें कौन पढ़ाता है। करेंगा जो टीचर था वो उन लोगों से कहता है कि आज का लेसन यहीं पे ही खत्म हुआ, बाकी डिटेल्स तुम्हें कल पता चलेंगी इस वर्ल्ड के बारे में। इसके बाद में ओरिजिनल बॉडी की एक और यहाँ पे मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे इसे कुर्सी की तरीके इस्तेमाल किया जा रहा था और वो बंदा टीचर से कह रहा था कि आज का भी लेसन थ्योरी ही था क्या भाई, जल्दी से हमें भाई प्रैक्टिकल लेसन के अंदर लेके चलो। ग्लोन आगे से कहता है पढ़ाई लिखाई, ये डीमन से साले यहाँ पे वॉर टूल के अलावा और कुछ भी नहीं है जो डीमन नंबर के टूल हुआ करते थे, इसलिए नेचर से ये सिर्फ यहाँ पे मारने की ही इच्छा रखते थे। लेकिन अचानक से इनके अंदर ऐसा क्या हो गया 5 सालों के अंदर कि ये लोग यहाँ पे सिविलाइज होने लगे और सीखने लगे कि करना क्या है। ग्लोन आगे से खुद को यहाँ पे दोबारा ब्लेम करता है, ये कहते हुए कि उसको रीजन तो नहीं पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो पास्ट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि खासतौर पे वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि सब कुछ पूरी तरीके से सॉल्व कर पाता। बेसिकली अगर ये जिंदा बच जाते तो डीमन क्लैन की पूरी तरीके से वजूद ही मिटा देते, नस्ल ही इनकी खत्म कर देते। तो ये डीमन बचते नहीं तो सिविलाइजेशन शुरू ही कहाँ कर पाते। इसलिए ग्लोन का सिर्फ एक ही गोल है इस लाइफ के अंदर कि वो इस लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग बनेगा अपनी पास्ट लाइफ से भी ज्यादा और अपने यहाँ पे वादे को पूरा करेगा। आर्थिक के ऊपर से जितने भी यहाँ पे डीमन है उन सभी को पूरी तरीके से खत्म कर देना। जिसके बाद हमें यहाँ पे ग्लोन की पूरी करंट लोकेशन बताई जाती है जो कि यहाँ पे राउंड माउंटेन का रूकी ट्रेनिंग कैंप था और ये वाला कैंप नंबर 2 था रूकी ट्रेनिंग वाला। जहाँ पे टीचर उन लोगों से कहता है कि देखो भाई तुम लोगों को यहाँ पे अपनी सारी चीज एकदम रिकॉग्नाइज करनी है कि कॉन्टिनेंट के ऊपर कहाँ है और क्या क्या है, कौन सी जगह पे कौन सी खेती करनी है। मैं ये सब कुछ तुम्हें दोबारा नहीं समझाने वाला। एक क्लास लेने के बाद ये ग्लोन की छठी इंद्री खुल जाती है। ये हम लोगों को अभी की सिचुएशन समझाता है 5 सालों के बाद में जब डीमन एम्बरर यहाँ पे मर गया था तो फिर डीमन एम्बरर की जो लीड थी उसको यहाँ पे डीमन गैंग जियो ने यहाँ पे लीड किया था डीमंस को।
जिसके बाद ह्यूमन और डीमन की वॉर दोनों ही साइड से चलती रही सालों तक। दोनों ही साइड को यहाँ पे कभी जीत मिली और तो कभी हार मिली, जिससे वो लोग अल्टीमेटली अभी के लिए यहाँ पे सेटलमेंट पे आ गए हैं, बेसिकली शांति समझौता। इसके बाद हमें इस जगह का पूरा मैप दिखाया जाता है, कोर्ट ऑफ दी वॉर वगैरह वगैरह, ये तुम देख लो, मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला। बाद में ये जो कोर्ट ऑफ कोवैलिटी है यही वो जगह है जहाँ पे इतने समय ग्लोन रह रहा है। जिसके बाद वो बंदा आगे से यहाँ पे बोर्ड के ऊपर से निशान मिटाते हुए कहता है कि अगला लेसन यहाँ पे इनिट सील का होगा, जहाँ पे तुम लोगों को मैं हीलिंग आर्ट सिखाऊंगा, फायर आर्ट सिखाऊंगा, ऐसे ही आर्ट्स। और साले वो डस्टर नहीं है, गेंडे इंसान है, किससे रगड़ रहा है उसको। अब यहाँ पे तुम लोग अपना तीसरा दिमाग चालू कर दो। अब यहाँ पे पावर लेवल के बारे में बताया जाएगा, पावर सिस्टम के बारे में। टीचर साहब हम लोगों को बताते हैं कि इनेट सील यहाँ पे डाइवर्स होती है इनेट एबिलिटीज के अंदर में। बेसिकली कुछ ह्यूमंस के पास में ये इनेट एबिलिटी होगी और कुछ ह्यूमंस के पास में नहीं होगी, लेकिन डीमंस के अंदर हर एक डीमन क्लैन के पास उनकी खुद की इनेट सील रहती ही रहती है, यानी कि डीमंस के पास में प्लस पॉइंट है। बाय द वे ये बात डिपेंड नहीं करती कि वो इंसान है या फिर डीमन। जब यहाँ पे इनेट सील को यूज किया जाएगा यानी कि स्किल्स को, तो वो लोग यहाँ पे सील पावर को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के जरिए। स्पिरिचुअल पावर समझ लो, चाइनीज ऑथर जानते हो भाई, कुछ भी डाल के स्पिरिचुअल पावर बना देंगे, नसीड़ी आदमी समझते हो तुम यार। खैर जो सील पावर यहाँ पे मैनिफेस्ट होती है वो सिंबल का फॉर्म ले लेती है, तो इसको यहाँ पे कमजोर से ताकतवर में इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है कि फर्स्ट सील ऐसे दिखेगी और सिक्स्थ सील यहाँ पे ऐसे दिखेगी। फर्स्ट सील को तुम लोग देख लो, सेकंड सील देख लो, थर्ड सील देख लो, फोर्थ सील देख लो, फिफ्थ सील देख लो और सिक्स्थ सील देख लो। खैर वो उन लोगों को यहाँ पे 2 से ऊपर के बारे में कुछ बताता ही नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों के लायक की चीज ही नहीं है। जैसे कि तुम्हें 20 का पढ़ा नहीं सिखाया गया, ABCD ही सिखाई गई। जिसके बाद टीचर उन्हें बताता है कि देखो भैया मैं तो यहाँ पे 2 सील एक्सपर्ट हूँ और तुम सभी लोग यहाँ पे 1 सील पे होगे, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे तो फिर तुम लोगों की सील पावर भी यहाँ पे अपग्रेड होगी और बहुत ही जल्द 2 पे पहुंच जाएगी। हालांकि 2 पे पहुंचाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वहीं पे ग्लोन आगे से अपनी सील को चेक करता है तो ये सील 1 पे था। वहीं पे ग्लोन अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे अभी कई सारे सरपंच ड्रीमन है, मुझे यहाँ पे उनकी सील और इनेट सील के बारे में सीखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे क्या करते हैं। इसके बाद टीचर इन लोगों को यहाँ पे इनेट सील की अथॉरिटी के बारे में बताता है कि सेकंड सील पे पहुंचने के बाद में वो लोग यहाँ पे फर्स्ट स्किल की सभी इनेट स्किल्स को तो यूज कर पाएंगे, लेकिन उस टाइम पे जब उनकी सेकंड सील यहाँ पे यूज होगी तो वो अथॉरिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे और उनकी जो इनेट सील होगी वो अवेकन हो जाएगी। सिंपली बोले तो उनके पास अल्टीमेट स्किल आ जाएगी फाइनल ब्लो मारने के लिए। जैसे कि गेम के अंदर तुम्हारे पास एक लो लेवल की स्किल होती है, लेकिन अपग्रेड करने के बाद में वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वैसा ही सिस्टम। हालांकि समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। उतने में यहाँ पे एक डीमन आता है तो सभी लोग उसे साइड देने लगते हैं। ऑफ कोर्स ये स्ट्रॉन्ग होगा, वो सीधा जाके यहाँ पे ग्लोलन से ही भिड़ जाता है कि तो चल साइड में हट। बात वो ये सेकंड सील पे था, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और सभी लोग इसको यहाँ पे भाव दे रहे थे। जिसके बाद वो यहाँ पे ग्लोन की तरफ देखते हुए कहता है कि इस 2 करोड़ की चीज को अंदर आने कैसे दिया भाई, ये तो स्लेव है ना, ये तो क्लास के अंदर आ ही नहीं सकता है। इस पे टीचर भी आगे से कहता है कोई इसे लात मार के बाहर निकालो भाई, इसे खेती करवाओ, ये इसी लायक है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रैक्टिकल लेसन शुरू होने वाला है। इसके बाद टीचर पीछे मुड़ के बड़े ताव से कहता है कि एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर सिर्फ यहाँ पे सील पावर और यहाँ पे इनेट टाइप का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आउटकम यहाँ पे कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि स्किल हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, टैक्टिक्स हो गई, एडेप्टेबिलिटी हो गई, ये सब कुछ बराबर मैटर करता है। इसलिए हर कोई अब यहाँ पे ध्यान देना और एब्जॉर्व करना, एनालाइज करना कि यहाँ पे इस चीज के वीक पॉइंट्स कौन कौन से और उनके जॉइंट कौन से हैं जो कि वीक हैं। जिसपे ये बंदा यहाँ पे बाद में मैंने इसके आगे की मांगा पढ़ ली, इसका नाम चेंज हो जाता है। ये साले गलत लिख दे ट्रांसलेटर वाले, इनकी माँ का मैं इतना बार मारू इन्हें भाई, इतनी मार मारू ये साले बौखला जाए। हाँ, ग्लोन का नाम यहाँ पे जीलोंग है, तो इसका नामकरण हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। फिर टीचर आगे से यहाँ पे कपड़ा हटाता है तो फिर इसने यहाँ पे एक और डीमन को पकड़ रखा था और ये डीमन यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज के अंदर आते हैं। जैसे कि अपना जीलोंग है वो तो यहाँ पे स्नेक वाले वेरिएंट से आता है और ये वाला बुल वाले से आता है। अपना जो टीचर है और साथ में ये वाला पंछी वाले से आता है, जिसने अब यहाँ पे जीलोंग को लात मार के भगाया। टीचर लोगों को यहाँ पे डीमन दिखाता है और कहता है कि इस तरीके के डीमन यहाँ पे डीमन एम्परर ने अपने शुरुआती दिनों में बनाए थे। इसके पास यहाँ पे काफी ज्यादा कम इंटेलिजेंस होती है, इसलिए किसी के ऊपर भी हमला कर देता है, डीमंस के ऊपर भी। डीमन एम्परर ने ऐसी चीज यानी कि इस तरीके की डीमंस को सिर्फ 10 ही बनाया था और ये उनमें से लास्ट बचा हुआ है। तो साले इसको एंटिक पीस घोषित करो ना, ऐसे क्या उसके ऊपर टेस्ट सब्जेक्ट की तरीके इस्तेमाल कर रहे हो। साला उसको एक्चुअल कॉम्बैट में ले जा रहे हैं कि बच्चे मारेंगे इसको। इसके बाद हमें इस डीमन का नाम भी बताया जाता है जो कि वाइल्ड रॉय डीमन है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये इजिली किसी भी रुकी को यहाँ पे चीर फाड़ सकते हैं और इसकी पूरी बॉडी पे सिर्फ इसका एक ही वीक पॉइंट है और रुकीस को वही काम करना है, यानी कि पता लगाना है कि इसका वीक पॉइंट कौन है। जीलोंग आगे से कहता है बोरिंग, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन काम के नहीं है, इसलिए अब समय आ चुका है जाने का। तो फिर सभी डीमंस यहाँ पे उस वाइल्ड रॉय डीमन की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे अपने टेस्ट को पास कर सके। वहीं पे जीलोंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि अगर उससे मौका मिले तो इन सभी डीमन को यहीं पे ही मार दे, जिससे वो यहाँ पे माउंटेन ऑफ क्रॉप्स एंड सी ऑफ ब्लड की पावर को बढ़ा सके। और हाँ, ये जो यहाँ पे एबिलिटी है नंबर वाली, यही माउंटेन ऑफ क्रॉप्स एंड सी ऑफ ब्लड, ये यहाँ पे जीलोंग की ही एबिलिटी है। मैं आगे से देख के आया, मुझे लगा था कि यहाँ पे ये वाली एबिलिटी मोरवे की होगी और बाकी लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया होगा, लेकिन नहीं, ये एबिलिटी यहाँ पे जीलोंग की ही थी। मतलब बंदे के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एबिलिटी अलग चीज करती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अपने आप में अलग है, टैक्टिक्स वो सब कुछ अलग ही लेवल का बंदा है ये। खैर जीलोंग यहाँ से जाते हुए इसी बारे में सोचता है अगर उसने यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे थोड़ी
थोड़ी सी भी परेशानी खड़ी कर दी तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो चीजों को अकेला हैंडल कर सकेगा, इसलिए अभी के लिए दब के रहने में ही फायदा है। उतने में हम लोग वाइलर और डीमन को देखते हैं जो कि यहाँ पे रूकी डीमंस के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन तभी टीचर उसकी चेन को पीछे की तरफ खींच लेता है, ये कहते हुए कि चिंता न करो, मैंने इसे पकड़ रखा है, ये आगे नहीं बढ़ेगा, तुम लोग आराम से स्टडी करो। तेरी मौसी का कुत्ता है जो आराम से पकड़ के रखेगा, साले अपना साइज देख और उसका साइज देख। टीचर हम लोगों को बताता है कि इस बीस्ट के पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है जो कि है चीखने की, और इसके पास यहाँ पे 3 सील की पावर है, लेकिन इसके जो वीक पॉइंट है वो सिर्फ इसका गला है जो कि इतने समय टीचर के कंट्रोल में है। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास कितनी ही पावरफुल एबिलिटी है, अगर वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है तो फिर ये किसी काम की नहीं। उतने में ही वाइल्ड लॉर्ड डीमन आगे से नहले पे दहला मार देता है और वो टीचर से कहता है भाई भाई भाई, मुझे पता है कि तुम अपने दिल की गहराइयों में यही सोच रहे होगे कि तुम मेरे गले को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर तुम इजीली यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो कि तुम्हारे पास चिंता करने की कोई भी चीज नहीं है। ये न्यू जनरेशन की डीमन कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है साले, इसलिए उनको बेवकूफ बनाना इतना ईजी है। अब इसे टीचर की फटी, अगर ये बोल सकता है तो चीख भी पाएगा। वाइल्ड लॉर्ड डीमन आगे से कहता है कि मैं यहाँ पे 3 हफ्तों से बेवकूफ बना रहा हूँ तुम लोगों को, और तुम्हें बेवकूफ बनाने में इतना मजा आ गया कि मैं अपना मिशन ही भूल गया। 2 हफ्ता तक तुम्हारे साथ मजे लेता रहा मैं, लेकिन अब यहाँ पे मेरा मिशन कंप्लीट होने वाला है, जो कि ये था कि यहाँ पे जो रॉयल कोर्ट ऑफ कोरालिटी की जितने भी रुकीज है उन्हें यहाँ पे चीर फाड़ देना है, जो कि अब होने वाली है। जिसके बाद वो पलक झपकते ही टीचर की बॉडी को 20 से 2 हिस्सों में चीर के फाड़ देता है। वहीं पे खून के छींटे इन सभी रुकीज के आगे पड़ते हैं तो इनकी फटके 4 हो जाती है। वहीं पे वो बंदा जो कि यहाँ पे जिलोंग को हल्के में ले रहा था उसकी भी फटके 4 हो जाते हैं, क्योंकि खून के छींटे उसके भी ऊपर आके गिरते हैं। जिसके बाद वाइल्ड लॉर्ड डीमन आगे से आगे बढ़ता और रुकीज को भाई जो चीर फाड़ता है पूछो नहीं, हर तरफ लाशें बिछी जा रही थी। वहीं पे ये बंदा अपनी जान बचाते हुए भागता है, ये कहते हुए कि इसके पास 3 सील की पावर है, भागना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर मैंने अपने सीक्रेट वेपन को यहाँ पे वेस्ट कर दिया तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन उतने में ये जीलोंग से टकरा जाता है तो नीचे गिर जाता है, तो वो उससे कहता है गंदे हट जा सामने से, रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहा है मेरा। तो जीलोंग उसको एकदम जैसे होता ना नीच नजरों से देखना, बिल्कुल वैसे ही देखता है और अपने कंधे से खून साफ करता है। तो फिर वाइल्ड लॉर्ड डीमन यहाँ पे जीलोंग की तरफ देखता तो उसे लगता है कि वो भाग रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़ लगा देता है। तो फिर ये बंदा आगे से अपनी पोटली से कुछ तो निकाल रहा था, ये कहते हुए कि अब इसको यहाँ पे सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड लॉर्ड डीमन यहाँ पे जीलोंग के पास में पहुंच जाता है और उसके ऊपर जैसे ही हमला करने वाला था उतने में ही जीलोंग पीछे मुड़ के देखता और उससे कहता है हिलना नहीं। तो फिर जीलोंग के अंदर से निकलता हुआ ऑरा देख के यहाँ पे वाइल्ड लॉर्ड डीमन की फटके 4 हो जाती है। जिसके बाद वो एक ही जगह पे रुक जाता है और मन के अंदर सोचता है ये कमजोर डीमन मुझसे डर क्यों नहीं रहा, इसके अंदर तो डर का एक छोटा सा अंश भी नहीं है, कहीं इसको मेरे वीक पॉइंट के बारे में तो नहीं पता, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद ये अपने बाकी यहाँ पे जो 9 हिस्से थे, बेसिकली डीमन लॉर्ड ने 10 बनाए थे ना, तो इसको छोड़ के 9 हुए ना, उनको यहाँ पे जीलोंग ने ही नीचे बिछाया था। उनको तो मरे हुए यहाँ पे सालों बीत चुके हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे न्यू जनरेशन डीमंस को इस बारे में पता हो, उन लोगों ने हमें आज तक कभी देखा ही नहीं है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा कि ये मेरे वीक पॉइंट को समझता हो और उसे पता हो, ये सिर्फ यहाँ पे खड़ा होकर बकवास कर रहा है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो दोबारा हमला करने को आगे बढ़ ही रहा था, उतने में ही जीलोंग उससे कहता है जहाँ हो वहीं पे ही रुके रहो, एक कदम आगे बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगे। जिसपे वाइल्ड लॉर्ड डीमन आगे से कहता है वहाँ पे खड़े होके तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं सीरियस हो जाऊं तो मैं हो जाऊंगा। इसके बाद अपनी अथॉरिटी यानी कि असली पावर का इस्तेमाल करता है और अपने पंख निकाल लेता है और परमोडियल पावर हेवनली डीमन डिसेंट का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ में वहां से भाग जाता है। और इतनी तेजी के साथ में वहां से भागता है कि फाइटर जेट भी इसके सामने कुछ भी नहीं थे, इतनी तेज के साथ भागता है। ये भागते हुए हम लोगों से कहता है कि भले ये दिखावा कर रहा हो और ये मेरा कुछ भी ना उखाड़ पाए, लेकिन अगर इसके अंदर जरा सी भी रियलिटी है, अगर ये कोई छुपा हुआ मास्टर हो गया गरीबों के बीच में, तो मैं तुम्हें फालतू में मारा जाऊंगा भाई। हाई रिस्क में लो रिवॉर्ड के लिए कोई भी फालतू का बवाल नहीं करना है, भाग चलना है। अगर यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो रिवॉर्ड कम हो तो बिल्कुल नहीं लेने का, भाग लेने का। समझदार इंसान है ये। तो जो रूकी डीमन थे वो हैरान कि ये साला भाग कैसे गया, अभी तुम लोगों को चीरने फाड़ने वाला था ये। उतने में हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उस पंछी वाले डीमन के तरीके। तो वो पंछी वाला डीमन आगे से सहम जाता है, उसको लगता है कि ये तो मुझे यहाँ पे अपना दोस्त बनाना चाहता है, इसलिए हाथ बढ़ा रहा है। पहले तो वो दिखावा करता है कि ना ना कुछ नहीं, जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ये कहते हुए कि अब तो देखो मान लेता हूँ कि स्ट्रॉन्ग दोस्ती कर ही लेता हूँ। लेकिन उतने में ही जीलोंग इसकी छाती से इसका कपड़ा छीनता है और अपने हाथ साफ कर लेता है और वहीं पे इसका कपड़ा फेंक के चला जाता है। जिस पे ऑफ कोर्स इसकी यहाँ पे जी जलती है। बाय द वे इसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, तुम भी गेस करना कि आगे क्या होता है। खैर जब सभी लोग सोच रहे थे कि वो सच में इससे डर के भाग गया वो हॉयलिंग डीमन, मुझे नहीं लगता इसने किया क्या। उतने में ही कुछ लोग इसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अभी यहाँ पे क्या किया, जल्दी से बताओ, हमसे कुछ छुपाने के बारे में सोचना भी नहीं। जिसपे जीलोंग उन लोगों से ये कहता है कि उसने यहाँ पे ह्यूमंस की डीमन एंटी टैक्टिक मैनुअल पढ़ ली थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हॉलिंग डीमंस की यहाँ पे कमजोरी स्टैटिक विजन होता है, यानी कि वो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे, उनका जो विजन होता है वो काफी ज्यादा लो रहता है। जिसपे ये सभी वॉरियर डीमन आगे से कहते हैं अच्छा इसीलिए वो डर के भाग गया था, थोड़ी सी मैनुअल का पढ़ लिए खुद को यहाँ पे हीरो समझने लगा। अगर वो भाग के गया है इसका मतलब यही है कि हमें उसकी कमजोरी पता है, तो हम लोग जाएंगे और उसे यहाँ पे खत्म कर देंगे, जिसके बाद उसके सर के बदले में रिवॉर्ड्स लेंगे। और यार जीलोंग आदमी भाई एकदम कपटी आदमी है, पता नहीं उन लोगों के साथ कैसा गेम खेल दिया। हॉलिंग डीमन
डीमंस की यानी कि वाइल्ड रॉ डीमंस की यहाँ पे जो आई साइट रहती है वो टॉप टायर है, यानी कि तुम 200 किलोमीटर दूर हो ना तो ये तब भी तुम्हें देख लेंगे कि तुम कुछ कर रहे हो अपने हाथों के साथ में आगे पीछे, तुम इनकी नजरों के साथ में नहीं बच सकते। इसलिए ये जो उनके पीछे जा रहे हैं ना शिकार करने के लिए, ये खुद शिकार बन जाएंगे। देखो रो कितना कपटी आदमी है, मामा सुकनी का पक्का ये शिष्य है, मैं बता रहा हूँ। ये पंछी वाला डीमन आगे से ये कहता है कि खुद को हीरो समझ रहा है, 2-3 किताबें क्या पढ़ ली, उतने में कुछ यहाँ पे रूकी डीमंस आते हैं जो कि शायद से इसको यहाँ पे बॉस मानते हैं, जो कि यहाँ पे इस पंछी वाले डीमन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, तो ये आगे से कहता है मुझे आराम करना है, डर की वजह से मेरे यहाँ पे जो पैर है वो सूज गए हैं। तुम लोग हमेशा कहते थे ना कि तुम लोगों को सीक्रेट टेक्निक चाहिए, आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हारे चमकने का समय आ चुका है, जाओ और जाके उसे खत्म कर दो और सबसे गंदे तरीके से खत्म करना। इस पे ये पांचों आगे से दांत दिखाते हुए कहते हैं कि उसकी मौत सबसे घटिया होगी, हम इस बात की गारंटी देते हैं। इसके बाद ये लोग काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे जीलोंग का पीछा करते हैं और करते करते ये लोग एकदम वीरान जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी धुंध हो रखी थी। तो पे जीलोंग को भी पता था कि उसका यहाँ पे पीछा किया जा रहा है और ये धुंध निकालने वाला यही बंदा था। साले गैस चेंबर है क्या तू, अपने पेट से धुआं निकाल रहा है। खैर और ये धुआं नहीं, ये मिस्ट है और ये मिस्ट फैल चुकी है, तो अब कोई भी यहाँ पे इनकी फाइट के अंदर यहाँ पे डिस इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद ये लोग यहाँ पे जीलोंग का थोड़ा सा और पीछा करते हैं, तो जीलोंग इनके साथ ही खेला कर देता है, वो साला गायब भी हो जाता है, लुका छिपी खेलने लगता है लोगों के साथ में। तो इसके बाद ये लोग उसको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो ये भी कह रहे थे कि देखो भाई वो स्नेक डीमन है, तो उसकी जो यहाँ पे सील्स पावर है वो यहाँ पे एशियन सर्पेंट ब्लड लाइन से आती है, तो फिर उसके वेनम को यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर उसने तुम्हें यहाँ पे काट लिया तो फिर जहर फैल जाएगा। तो इसमें एक बंदा आगे से कहता है डरो नहीं, उसकी सील पावर बहुत ज्यादा वीक है, हम तो उसे कच्चा चबा जाएंगे। उतने में हम लोग जीलोंग को देखते हैं और ये जीलोंग के ही सांप है, बेसिकली वो अपने हाथों को यहाँ पे सांप के अंदर बदल सकता है। अभी तुम्हें ये नागिन बनते हुए दिखेगा बता रहा हूँ तुम लोगों को। खैर यहाँ पे जीलोंग उस बंदे को यहाँ पे डस लेता है जो कि गैस चेंबर वाला काम कर रहा था, बेसिकली जो मिस्ट निकाल रहा था। इसके बाद ये पांचों भाई वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, कहते हैं कि अलग हो जाओ, अलग होकर उसे ढूंढते हैं, सालों निपटा नहीं देगा वो तुमको, कितना ही वीक हो। उतने में लोगों का पांचवा मेंबर यहाँ पे आता है जिसको दस्त लग गए थे, अब इसके पेट से स्टीम नहीं वेनम बाहर निकल रहा था, और जब ये आता है पता नहीं मुझे कि उस गैस लीक वाली आवाज आ रही थी। ये उन लोगों से कहता है साले ने मुझे डस लिया है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, कुछ तो मेरी मदद करो। उतने में ही जब ये ज्यादा चलता है तो ये ब्लास्ट कर जाता है, इसका पेट ही फट जाता है। साले गैस चेंबर है तो फटेगा ही ना, क्यों नहीं हल्का होता है, क्योंकि ये फटा था तो फिर इसके अंदर वेनम था, तो फिर वेनम चारों तरफ फैल जाता है जिससे इनकी आंखों के ऊपर जलन लगती है और ये देख नहीं पा रहे थे। अब ये गूंगे बहरे सब हो चुके हैं और अंधे भी। और तब इनों के बीच में यहाँ पे जीलोंग आता है जो कि आगे से कहता है तुम 5 घटिया चीज हो, मैं तो तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे इसकी टेस्ट सील टेस्ट करने के लिए, बेसिकली यहाँ पे जो बॉडी है उसकी यहाँ पे सील्स पावर टेस्ट करने के लिए। इसके बाद ये एशियन सर्पेंट ब्लड लाइन का थर्मल विजन ट्राई करता है, तो फिर इसे यहाँ पे थर्मल विजन दिखाई देता है, बेसिकली बॉडी की हीट जो डार्कनेस के अंदर यहाँ पे इसकी पूरी हेल्प करेगी लोगों को देखने में। तो इसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, जिसका नाम यहाँ पे एशियन सर्पेंट ब्लड लाइन स्नेक स्ट्राइक था, और वो इजिली 2 लोगों को और बिछा देता है। जिसके लिए जीलोंग को अपनी सील पावर को अपने हाथों के अंदर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, जिसके बाद उसके हाथ यहाँ पे स्नेक फॉर्म ले लेते हैं और वो अटैक को इमर्ज करते हैं। वहाँ पे जिन 2 लोगों को मारा था उनकी यहाँ पे आवाज आती है, तो जो 2 थे वो आगे से कहते हैं अभी यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जीलोंग आगे से यहाँ पे इसको एकदम अपनी पुरानी लाइफ के साथ में कंपेयर करता है कि एशियन सर्पेंट ब्लड लाइन की यहाँ पे जो पावर्स है वो यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिनका इस्तेमाल करते हैं वो टैक्टिक्स को यहाँ पे काफी इजीली चेंज कर सकता है। खैर इसके बाद इनमें से जो एक बंदा था वो आगे से यहाँ पे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और अपने हाथों को डुअल कुल्हाड़ी के अंदर बदल लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पे जो स्मोक था उसे पूरी तरीके से दूर कर देता है और इन लोगों को यहाँ पे जीलोंग दिखाई दे जाता है। और वो जीलोंग से कहता है कि तुमने 3 को तो पहले ही मार दिया एम्बुश का सहारा लेते हुए, लेकिन बिना धुना के तुम यहाँ पे कुछ भी मेरा उखाड़ नहीं सकते। जिसके बाद ये चार्ज तो करता है, लेकिन पहले जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ 90 बॉडी वाले नहीं होते अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सबसे पहले शो ऑफ करता है, एक मूव पीछे की तरफ मारता है, आगे की तरफ, जिसके बाद दोनों आगे की तरफ। तो फिर ये हरा वाला उसको यहाँ पे एकदम बढ़ावा दे रहा था, वो की करते हुए जिलिन भी आगे से कुछ मीठे शब्द बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था, वो बोलना चाहता था माँ, लेकिन बस रुक जाता है वो। तो इसके बाद ये अब येलिन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, तो येलिन अपना हाथ इसके सीने के आर पार ही कर देता है फ्यू सेकंड्स के अंदर ही। जैसे जो हरा वाला था वो आगे से चीख उठता है, इसका आर्ट स्टाइल ही खराब हो जाता है, ये इतना ज्यादा शौक मार जाता है, इसकी चोक ले जाती है। जिसकी बाद तो सीधा सरेंडर ही कर देता है, ये कहते हैं मुन्ने न मारो, हम सरेंडर करते हूँ। जिसपे जीलोंग उसे कहता है कुछ मुझे ऐसा दो जो मुझे यहाँ पे मजबूर कर सके कि मैं तुम्हारी जान ना लूं। जिसपे आगे से अपनी गाथा गाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस कुछ हरामी लोग हैं जो कि यहाँ पे ऑर्डर दे रहे थे और मैं उनका कहना भी नहीं टाल सकता। जीलोंग उसे कहता है नहीं कन्विंसिंग है, कुछ और बताओ। जिसपे वो डीमन आगे से कहता है अगर तुम मुझे जाने दोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे उसकी सीक्रेट केव में लेके जाऊंगा, वही पंछी वाला डीमन, जहाँ पे शायद से तुम्हें कोई प्रीसियस ट्रेजर मिल जाए जो तुम्हारी मदद करे। जीलोंग के लिए ये थोड़ा सा कन्विंसिंग था, क्योंकि वो सोचता है अगर वो यहाँ पे माउंटेन ऑफ क्राउस एंड दी ब्लड ऑफ सी को थोड़ा बहुत और इम्प्रूव कर दे तो फिर शायद से वो यहाँ पे अपनी सेकंड अथॉरिटी को भी ओपन कर पाए। अगर मैं सील अथॉरिटी बोलूं समझ जाओ एक ही चीज है, कंफ्यूज कर देते हैं ये। साथ में अपनी ब्लड लाइन के बारे में सोचते हुए कहता है कि एशियन सर्पेंट ब्लड लाइन की अथॉरिटी यहाँ पे मोल्टिंग होती है, बेसिकली इसी के जरिए तुम यहाँ पे सील बढ़ा पाओगे 1 से 2, और इस चीज के लिए तुमको यहाँ पे एक ट्रेजर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खुद को ही, तब जाके तुम यहाँ
पे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और इवॉल्व कर पाओगे। इसलिए वो उस डीमन की बात मान जाता है क्योंकि शायद से केव के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जो यहाँ पे जीलोंग के काम में आ जाए। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पे जीलोंग को उस केव तक लेके जाते हुए कहता है कि देखो भाई, झरने के पीछे ही वो केव है, बस तुम्हें यहाँ से होते हुए जाना है। जीलोंग ने ये खेल काफी पहले ही खेल लिए हैं, इसलिए वो वहाँ पे डीमन की गर्दन पकड़ता है गुद्दे से एकदम पीछे से और उसको यहाँ पे झरने से सीधा ले जाते हुए घुसता है क्योंकि सामने ट्रैप थे। तो वो ट्रैप सीधा यहाँ पे अब उस डीमन को जा लगते हैं और ये अपने आप में ही स्वाहा हो जाता है। जीलोंग को कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर भी जीलोंग उसकी बॉडी फेंक के कहता है थैंक यू, और केव के अंदर एक ट्रेजर बॉक्स भी था। जिसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे पता नहीं जगह का क्या नाम था वहाँ पे वापस आ जाते हैं। वहीं पे एक बंदा यहाँ के लीडर को बता रहा था कि जो हॉलिंग डीमन था उसकी भाई तो फटके चार हो गई सिर्फ एक डीमन स्नेक को देख के, जो वहाँ पे एकदम लो लेवल का था। अपनी जो लीडर है वो यहाँ पे फीमेल है जो कि इस जगह की यहाँ पे लीडर है और इसका नाम है बोन क्रशर। ऑफ कोर्स लीडर नेम है। और इसको भी ये बात काफी ज्यादा मजेदार लगती है कि वीक स्नेक डीमन यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ पे एक हॉलिंग डीमन को डरा के भगा दे। इसके बाद हम लोग जीलोंग के ऊपर दोबारा आ जाते हैं जो कि यहाँ पे चेस्ट को ओपन करता है। तो फिर उसके अंदर से एक छोटा सा पाउच बाहर निकलता है। जीलोंग चेक कर पाता कि उसके अंदर क्या है, उतने में यहाँ पे पंछी वाला डीमन आ जाता है जो कि जीलोंग से वो पाउच छीन लेता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को छूने की। तो इसके बाद वो जीलोंग के ऊपर किक मारने की कोशिश करता है लेकिन जीलोंग इजीली उसकी किक को डॉज करता है और उसी की टांग के ऊपर अपनी टांग दे मारता है जिससे इसकी टांग टूट जाती है। जिससे पंछी वाले डीमन को समझ में आ जाता है कि अब ये बंदा पहले वाला बंदा नहीं है, इसलिए वो पांचों भी इसका कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो वो इस जगह पे हेड ऑन फाइट कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये पंछी वाला है तो इसके पास फुर्ती है। तो ये एकदम एकदम पतली जगह है तो कहाँ ही फाइट कर पाएगा। इसलिए सोचता है कि थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, पैर भी ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद तुरंत यहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि भागना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने बोला था ये पंछी वाला है तो इसके पर आ गए थे, तो ये भाग लेता है उड़ते हुए। तो फिर जीलोंग जैसे ही देखता है ये वाला तो साला एवियन डीमन है। एवियन जो वर्ड है वो यहाँ पे पंछियों से लिया गया है, इसलिए इसकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश न करना। तो पता नहीं क्यों जीलोंग को यहाँ पे एवियन डीमन से कुछ तो दिक्कत थी, इसका पूरा ऑरा ही बदल जाता है। इसके बाद थोड़ा सा पीछे जाता है और एकदम लंबी दौड़ लगा के छलांग मार देता है क्योंकि उसे यहाँ पे एवियन डीमन को पूरी तरीके से खत्म जो करना था, क्योंकि ऐसे डीमन सिर्फ मरना डिजर्व करते हैं। जिस पे एवियन डीमन दोबारा हैरान की सलाह इतनी लंबी छलांग कौन मार सकता है। वहीं पे जीलोंग इसको दोबारा गुद्दी से पकड़ लेता है। इसके बाद जीलोंग डायरेक्ट उसका मुंह पकड़ता है और उसे पानी की तरफ ले जाने लगता है, सीधा पानी में गिराते हुए। और साथ ही में इसकी यहाँ पे वो सर्विस भी करे जा रहा था, देख उसे भर देता है वो। उतने में एवियन डीमन यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करता है और जीलोंग को अपने ऊपर लाके उसके ऊपर अपनी लात मार देता है, जिससे यहाँ पे जीलोंग सीधा पानी में जा गिरता है और पत्थर के तरीके थिसलियां मारते हुए दूर तक खिसकते हुए जाता है। तो फिर एवियन डीमन उसे कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे हालात इतने खराब होंगे कि तुम सीधा बाइल लेक के अंदर जाके ही गिरोगे। तुम्हारी किस्मत सच में आज बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लेक के अंदर से कई सारे यहाँ पे सेंटीपीड डीमन बाहर निकलते हैं जो कि यहाँ पे जीलोंग के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे कच्चा ही खाने लगते हैं जैसे कि पिराना हो। इसके बाद एवियन डीमन आगे से बताता है कि इस राउंड माउंटेन के अंदर ये ग्लैरबेटर बग्स है जो कि यहाँ पे ब्लड-थर्स्टी है, बिल्कुल काउ हेयर्स की तरीके। गाय के बाल ना समझ लेना, वो गुटकी नहीं होती जो कि यहाँ पे कुत्तों के ऊपर चिपक जाती है, खून चूसती रहती है, उन्हीं का वो बता रहा है। हालांकि मैं तो यहाँ पे रुक के तुम्हें यहाँ पे चिढ़ता फड़ता हुआ देख के एंजॉय करना चाहता हूँ, तब तक तुम्हारी हड्डियां ना बचे, लेकिन कर नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं जाना है। तो हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि एक यहाँ पे कीड़े को मुंह से ही पकड़ता और उसे दूर फेंक देता है। बाय द वे इसके पास हीलिंग एबिलिटी भी है और ये खुद को हील करते हुए जा रहा था। जिसके बाद अब यहाँ पे कीड़ों को चीरना फाड़ना शुरू करता है। भाई इसकी किस्मत में चीरना फाड़ना ही लिखा हुआ है। यहाँ तक कि विवियन डीमन भी ये देख के हैरान हो जाता है कि ऐसी स्ट्रेंथ कैसे भाई, लेकिन इसके बावजूद यह करते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुम स्ट्रांग हो, इतने थोड़ी ना स्ट्रांग हो कि तुम यहाँ पे हजारों गैल ब्लैडर बग्स से बच सको। अगर तुम्हारी पूरी उम्र भी बीत जाए ना तब भी तुम इन्हें खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन ये तुम्हें खत्म कर देंगे। हम लोग जीलोंग को दोबारा देखते हैं जो कि आगे से अपनी सेल पावर का इस्तेमाल करता है। तो फिर इसके हाथ दोबारा छोटे छोटे स्नेक्स के अंदर बदल जाते हैं जो कि इजिली वहाँ पे जितने भी ग्लाल बैटर थे उनको भी खत्म कर देते हैं। और कुछ बते हुए तो यहाँ पे डायरेक्ट विवियन डीमन की तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये आगे से हंसते हुए कहता है कि तू मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है, इस स्पीड के साथ में तू मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। इसके बाद ये जीलोंग यहाँ पे मजे लेने लगता है, उसके पास जाता और जब जीलोंग हमला करता तो ये पीछे हट जाता। ये कहते हुए कि इस तरीके से तू सिर्फ मरेगा ही मरेगा, तुझे तो यहाँ पे सिर्फ खेती ही करनी चाहिए थी, तू धीरे धीरे इसी तरीके से यहाँ पे दब के ही मर जाएगा। जिसके बाद वहाँ पे और भी कई सारे कीड़े आ जाते हैं जो कि जीलोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे झुंड बना लेते हैं जैसे कि चींटियां बना लेती है किसी मीठी चीज के ऊपर। लेकिन अगले ही पल हम लोग जीलोंग के सांपों को देखते हैं जो कि यहाँ पे बाहर निकलते हैं और उनको चीरते फाड़ते हुए बाहर निकलते जा रहे थे। देखते ही देखते जीलोंग वहाँ पे पूरी तरीके से तबाही मचा देता है और सभी कीड़ों को मारते मारते सीधा वो यहाँ पे विवियन डीमन के ऊपर हमला करता है और उसका सांप उसके गाल को चीरते हुए पार निकल जाता है। विवियन डीमन को समझ में नहीं आता कि इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ती कैसे जा रही है और उसकी स्पीड भी कैसे बढ़ती जा रही है। इसे नहीं पता, लेकिन हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जीलोंग की खास एबिलिटी है, जितने को वो मारेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा परमानेंटली। तो हम लोग जीलोंग को देखते हैं जिसने कुछ ज्यादा ही कीड़ों को मार दिया था, इतने को मार दिया था कि अब ये यहाँ पे सेकंड सेल पे प्रमोट हो गया था। इतना काफी था यहाँ पे विवियन डीमन को निपटाने के लिए। इसके बाद ये विवियन डीमन से कहता है अगली बार जब तुम पलक झपकाओगे और खोलोगे तो उसी टाइम में तुम्हारा गला चीर दूंगा मैं,
तो विवियन डीमन आगे से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जो इसी फालतू की बकवास कर रहे हो, और उतने में ही जीलोंग इसके पास भी पहुंच जाता है। तो इसकी फटी तो ये आगे से यहाँ पे उस वेपन का इस्तेमाल करता है जो ये अभी यहाँ पे हॉलिंग डीमन के सामने करने वाला था अगर वो भागता नहीं। ये अपने पास से एक एरो बाहर निकालता और हमें बताता है कि ये लॉर्ड जियो का मैजिक एरो है, ये एक डीमन किंग है, तुम लोगों सुना होगा भी। इस विवियन डीमन ने इसको तब उठाया था जब ये सी के पास में रहा करता था अपनी बहन के साथ में, और शायद से किस्मत ने ये सब कुछ पहले ही अरेंज करा दिया था ताकि वो इसका इस्तेमाल अभी ही कर सके। हाँ वो करा दिया था, लेकिन तेरे लिए नहीं, जीलोंग के लिए, क्योंकि ये एरो छोड़ता तो है जो कि यहाँ पे जीलोंग के सीने में जाके लगता भी है, जैसे जीलोंग धड़ाम से पानी के अंदर गिर जाता है और एकदम पूरी तरीके से वो जो सांप थे और उसकी बॉडी के ये हाथों से नहीं निकल रहे, इस बार ये अपने आप ही बाहर निकले और उसकी बॉडी को कवर कर लिए हैं और उसे वो पानी के अंदर लेके चले जाते हैं। विवियन डीमन को पता भी नहीं कि उसकी मौत दरवाजा खटखटा रही है, उसको यही लगता है कि जीलोंग यहाँ पे मारा गया है। थंडर एरो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक बार में ही उन्हें यहाँ पे खत्म कर दिया, जिससे की बात हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एवियन डीमन की सिस्टर भी आ जाती है जो कि उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पंखों का पीछा करते हुए मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ तो बुरा होने वाला है, जिसपे एवियन डीमन आगे से कहता है कि मैं पूरी तरीके से भला चंगा सी, एक चोर हमारा माल चुराने की कोशिश कर रहा था तो फिर उसे खर्चा पानी दे दिया। इसके बाद वो उस पाउच को यहाँ पे अपनी बहन को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए है, इसके लिए भले ही मुझे अपनी जिंदगी देनी पड़े तो मैं दूंगा, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि आगे से हमें बताता है कि जियो का ये जो थंडर एरो है ये गलती से यहाँ पे एवियन डीमन के हाथों में आ गया है, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि इस एरो के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो यहाँ पे किसी के फ्लैश को डिफॉर्म कर सके। बेसिकली ये चीर सकता है, बिजली का झटका दे सकता है, लेकिन बॉडी फ्लैश को यहाँ पे डिफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे किंजाकू में वो था ना, क्या नाम उसका भाई, माहितो वो छोकियां बॉडी को डिफॉर्म नहीं कर सकता था, वही वाली बात। सॉरी भाई, वो तो सोल को करता था, होता तो फ्लैश भी था ना, कहाँ कंफ्यूज जा रहा हूँ यार मैं। हाँ तो जीलोंग को यही समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी यहाँ पे इस तरीके से अजीब फॉर्म क्यों ले रही है, ये सारे सांप अपने आप ही बाहर क्यों आ रहे हैं और उसकी बॉडी को यहाँ पे ऐसा क्यों घेरे ले रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर के अंदर उसे यहाँ पे सब कुछ ज्ञात हो जाता है क्योंकि इसकी छठी इंद्री खुल जाती है। इसकी आंखों के सामने यहाँ पे सरपेंट ब्लड लाइन आती है जो कि इसे बताती है कि बचुआ अभी तो तुमने खुद ही बोला था ना कि तुमको यहाँ पे इवॉल्व होने के लिए मोल्डिंग करनी पड़ेगी, बेसिकली वही केचुई जिसको बोलते हैं, और इसके लिए तुमको यहाँ पे एक ट्रेजर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो कि ये थंडर एरो था, और इसी वजह से ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही हो गया। वो आगे से कहता है एशियंट सरपेंट तो कुछ ज्यादा ही लालची है साला, इसको ट्रेजर तो ये तो सारा तुरंत ही मोल्डिंग हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एशियंट सरपेंट ब्लड लाइन किलिंग पावर को रिलीज करती है और आगे से अपना पहला सरपेंट मोल्ड बनाती है वही केचुली, जिससे जीलोंग को उसकी यहाँ पे पहली फॉर्म मिल जाती है। जिसके बाद हम इन दोनों भाई बहनों को देखते हैं जो कि साइड में बैठे हुए थे। इन लोगों को ये लग रहा था कि जीलोंग तो अब तक डूब के ही मर गया होगा साला। तो फिर इसकी बहन इसका खून साफ करते हुए कहती है कि तो फिर हम लोग यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। जब ये दोनों यहाँ से जाने वाले थे उतने में ही यहाँ का मौसम पूरी तरीके से बदल जाता है और आसपास बहुत ज्यादा थंडर एरो आने लगती है, बेसिकली उसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जो कि यहाँ पे एब्जॉर्ब की गई थी, तो इसको यहाँ पे डार्क थंडर बोला जा रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर से बहुत सारी डार्क थंडर बाहर निकलती है, जिसके साथ से यहाँ पे जीलोंग भी बाहर निकलता है। जिसके बाद ये लोग अपने सामने देखते हैं तो फिर इन्हें कुछ दिखाई देता है। विवियन डीमन की बहन आगे से कहती है कि वहाँ पे देखो, तो फिर उन्हें यहाँ पे एक मूर्ति दिखाई देती है जो कि लेक के बीचों बीच में थी और इस मूर्ति के ऊपर यहाँ पे जीलोंग बैठा हुआ था, जिसको देख के विवियन डीमन आगे से कहता है ये नहीं हो सकता, ये साला मरा क्यों नहीं, ये जिंदा कैसे हो गया। वहीं पे हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि अपनी न्यू फॉर्म के अंदर था, और हाँ तुम हैरान ना होना इसकी फॉर्म को, ये कुछ ज्यादा खास नहीं देगा कि बाहुबली बना देगा इसको, फॉर्म ऐसे ही है ये और फॉर्म करने के लिए। जीलोंग दोनों भाई बहनों से कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें यहाँ पे मौत के लिए कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया। जिसके बाद हम लोग इसकी वेसियस थंडर फॉर्म को देखते हैं। ये उन लोगों से कहता है चिंता न करो, इस बार बहुत जल्द मौत दूंगा। तो फिर एवियन डीमन यहाँ पे जीलोंग के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि ज्यादा हीरो ना बन। हालांकि जब ये हमला करता है तो फिर इसका हमला किसी काम नहीं आता, क्योंकि जीलोंग पलक झपकते ही इसके पंख के ऊपर हमला करके इसका पंख काट देता है और एकदम पार्ट निकल आता है। जैसे एवियन डीमन को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे इसके लगने वाले हैं। इसके बाद दोबारा जीलोंग के ऊपर हमला करता है और इस बार यहाँ पे किक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जीलोंग दोबारा इसके अटैक को डॉज करता है और उसके दूसरे पंख को भी यहाँ पे काट देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसके ऊपर मैं अपनी सारी करंट एबिलिटी इस्तेमाल कर सकूं। तो इसके बाद जीलोंग एवियन डीमन के पीठ के ऊपर एकदम जोर लात मारता है, तो ये पानी के अंदर टप्पा खाते हुए सीधा किनारे पे आ गिरता है। इसके बाद इसकी बहन भागते हुए इसकी तरफ आती है, तो ये उसको देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये जरा सा स्ट्रॉन्ग होता तो शायद से यहाँ पे कहानी कुछ और होती, और इसे भी अच्छे से पता है कि जीलोंग इसे मारने के बाद इसकी बहन को जाने नहीं देगा, और जब इसके इमोशन यहाँ पे ट्रिगर्ड होते हैं तब ये भी अपनी यहाँ पे फॉर्म को अवेकन कर लेता है और ये भी अपनी सेकंड सील के अंदर आ जाता है। तो इसको देख के जीलोंग आगे से कहता है बढ़िया है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये अपनी रॉक फेदर आर्मर अथॉरिटी को ओपन कर लेता है और इसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग फेदर आ जाते हैं, जिसको देख के इसकी बहन काफी ज्यादा खुश थी कि कम से कम तुमने अपनी अथॉरिटी को तो यहाँ पे अवेकन कर लिया। जिसके बाद ये भी बैटल के अंदर एड करती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें अकेले फाइट करने थोड़ी ना दूंगी। तो इसके बाद आगे से अपनी डोमिनेटिंग डीमन आइज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक बीस्ट को समन करती है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन एक साथ यहाँ पे जीलोंग के ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पे जो बीस्ट था वो यहाँ पे एवियन डीमन के पीछे से आगे बढ़ रहा था जीलोंग के ऊपर हमला करने के लिए, और ये दोनों एक साथ यहाँ पे हेवन से किंग एरोस रेन
प्लेन का इस्तेमाल करते हुए जीलोंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जीलोंग आगे से आते हुए हमलों को देखता है, जिसके बाद वो एक लंबी छलांग मार के तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उन सभी हमलों को डॉज करते हुए एवियन डीमन के पास पहुंचता है और उसके मुंह के ऊपर अपनी लात दे मारता है और लात खाने के बाद में ये दूर जाके गिरता है। और उतने में यहाँ पे जो बीस्ट समन किया गया था वो जीलोंग के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, तो जीलोंग उसके ऊपर यहाँ पे नितर थंडर सर्पेंट स्ट्राइक से हमला करता है और उसको बिजली के झटके देते हुए जो चट्टे मारता है पूछो नहीं, उस बीस्ट को भी नानी याद दिला देता है। तो जब जीलोंग यहाँ पे इस बीस्ट के सामने फाइट कर रहा था, उतने में ही एवियन डीमन दोबारा बाहर निकलता है और इसने ये स्नीक अटैक किया था उस बीस्ट डीमन की क्रॉप्स के पीछे से, जिसके बाद वो जीलोंग के ऊपर एकदम पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है। तो जीलोंग आगे से कहता है बुरा नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। तो जीलोंग आगे से अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और उसे यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करता है। तो फिर हम लोग साइड से उसकी बहन को देखते हैं, जो कि आगे से दोबारा डोमिनेटिंग डीमन आइज ग्लेस ऑफ रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई एवियन डीमन की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे यहाँ पे उसकी जो ड्रिल थी वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो जीलोंग की तरफ तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगती है। तो पे एवियन डीमन आगे से कहता है कि इसने अपनी सील पावर का इस्तेमाल लगातार किया है अभी तक के जितने भी अटैक है उन सभी को डिफेंड करने के लिए। अब इसके पास इस स्ट्राइक का जवाब नहीं होगा कि ये इसे यहाँ पे डिफेंड कर पाए। जीलोंग आगे से कहता है तारीफ के लायक हो, सच में इनविंसिबल अटैक है, लेकिन इससे तुम लोगों ने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी सिवाय तुम लोगों को यहीं पे ही खत्म करने की। अब मैं तुम्हें करूंगा इनहाइलेट। जिसके बाद वो भी आगे से यहाँ पे अपनी पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एवियन डीमन की छाती चीरते हुए उसके पार निकल जाता है, जिसके बाद धड़ाम से दोबारा किनारे पे आ गिरता है। इसकी बहन इसके पास भागते हुए आती है और तू क्यों गिर गई बहन, तेरे तो पैर ठीक ठाक है। खैर ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और आगे से कहता है कि ये जल्दी से लो और भाग जाओ यहाँ से। जिसपे इसकी बहन आगे से कहती है कि मैं तुमको छोड़ के कैसे भाग सकती हूँ। और जीलोंग इतने समय विलन वाले काम कर रहा था। पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखा जाए तो अगर तुम दोनों भाई बहनों को अगर यहाँ पे सपोर्ट करते हो तो उनके हिसाब से तुम्हारे लिए जीलोंग विलन है, और अगर तुम जीलोंग को सपोर्ट करते हो तो उसके हिसाब से जीलोंग ही विलन है। मोरल यहाँ पे किसी काइंड को देख के नहीं आता, हालातों को देख के आता है। इसलिए जब भी विलन्स की यहाँ पे बैक स्टोरी दिखाई जाती है तो हम लोग उनके लिए भी भावुक हो जाते हैं। ये बात भूल जाते हैं कि पता नहीं सालों ने कितनों की जान ली होगी। एवियन डीमन जो कि पोर्टली वाला हाथ आगे बढ़ा रहा था, उतने में ही जीलोंग यहाँ पे आता है, जो कि एवियन डीमन के हाथ के ऊपर अपना पैर रख देता है। तो एवियन डीमन उसे कहता है कि मुझे ये वापस करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, और ये काली काली क्या चीजें हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही होंगी, तो फिर मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान कर देता हूँ। ये है आंख, किसकी ये तुम्हें पता होंगी। एवियन डीमन आगे से कहता है मेरी सिस्टर की आंखों की बीमारी के लिए उसे यहाँ पे इनको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, जो कि ताजा तरीन आंखें खींच के निकाली गई हैं ताकि इसकी बहन यहाँ पे अंधी ना हो सके। समझ रहे हो तुम, ताजा तरीन निकाली गई है ताकि इसकी बहन अंधी ना हो सके। जीलोंग उन लोगों से कहता है ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम तो यहाँ पे एकदम सिंपल सी हीलिंग आर्ट से भी ठीक हो सकती है। तो इस पे एवियन डीमन आगे से कहता है कि गुड हीलर को ढूंढने से ज्यादा अच्छा इंसानों की आंखें ढूंढना है। तेरी बहन तुरंत तो अंधी हो नहीं गई, कि नहीं ढूंढता तो अगले दिन ही अंधी हो जाती। इसलिए जीलोंग आगे से कहता है फिर भी यहाँ पे कई सारे इनोसेंट लोगों को अपनी आंखें खोनी पड़ी सिर्फ इस वजह से। जिसपे एवियन डीमन की बहन आगे से कहती है कि अब उन्हें एक भी नहीं चाहिए, अगर वो उसे चाहिए तो फिर वो सब कुछ लग सकता है, उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो उन्हें यहाँ पे जाने दे। जीलोंग उन दोनों से एक सिंपल सा सवाल पूछता है, जिसपे वो लोग कहते हैं कि पूछो। तो इसके बाद हमें यहाँ पे दो शेप दिखाए जाते हैं और ये मेटाफर है उन दोनों का। जीलोंग उन लोगों से पूछता है कि जब तुमने यहाँ पे उनकी आंखों को बाहर निकाला था, क्या उन लोगों ने यहाँ पे तुमसे भीख मांगी थी दया की। जिसपे ये दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने मांगी होगी, या फिर वो लोग मांग भी रहे होंगे तो फिर इन्होंने इग्नोर कर दी होगी। ये लोग इसका जवाब दे नहीं पाते हैं क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं था। जीलोंग उनसे कहता है कि हाँ या ना में जवाब दो। जिसपे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आगे से कहते हैं हमें नहीं पता, हम भूल गए। इसके बाद हम लोग जीलोंग को देखते हैं, जो कि उनमें से एक सेब को यहाँ पे साफ कर रहा था और वो हमें बता रहा था कि वो यहाँ पे ज्यादा सोच रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ पे सिविलाइजेशन और इमोशंस के साथ में ये डीमन पहले से बदल गए होंगे। बेसिकली इन्हें समझ में आ गया होगा कि फालतू में नुकसान पहचाने का कोई फायदा नहीं है, एक साथ भी रहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, ये पहले भी वैसे थे और अभी भी वैसे हैं। इन लोगों का बस इतना सा बदलाव हुआ है कि पहले ये सिर्फ मजे के लिए लोगों को परेशान करते थे, अब यहाँ पे अपने फायदे के लिए परेशान करते हैं। इन लोगों की आंखों के लिए जो लाइफ है पूरी तरीके से वर्थलेस है। वो लोग यहाँ पे किसी को चोट पहुंचाने को बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि जैसे कि ये बना है इस चीज के लिए है, यानी कि कमजोर है तो चोट पहुंचाने के लिए ही बना हुआ है। इसके बाद ये अपनी विशेष थंडर फॉर्म के बारे में कहते हुए कहता है कि अभी तक का ये सबसे बढ़िया फायदा है जो उसे मिला हुआ है। हालांकि ये फॉर्म काफी ज्यादा यहाँ पे सील पावर को कंज्यूम करती है, तो वो इस फॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर सकता है, उसे यहाँ पे जरूरत के समय में ही इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हम दो डीमंस को देखते हैं, जो कि उसी जगह पे आए हुए थे जहाँ पे उन दोनों भाई बहन की बॉडीज पड़ी हुई थी। ये आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि इनकी बॉडीज तो यहीं पे ही पड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि इनका मरना यहाँ पे वेदर के साथ कुछ लेना देना है जो भी बदला था। सेटलमेंट के जो लीडर थी वो आगे से कहती है कि दोनों के सर ही यहाँ पे एक झटके के अंदर उड़ा दिए गए हैं लाइटनिंग का स्ट्राइक करते हुए। ये काफी ज्यादा तेज और वायलेंट मेथड है किसी की जान लेने का। ऐसा लगता है कि कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे घर में आ चुके हैं, उनका तो स्वागत करना पड़ेगा। कई लीडर उन दोनों से कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी अजीब मौतें हो रही हैं, अब से यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड न्यू कमर्स होंगे उनको मैं यहाँ पे पर्सनली इंस्पेक्ट करूंगी। इसके बाद जब ये लोग जा रहे थे तो फिर इनके सामने यहाँ पे जीलोंग आ जाता है, जिसने लूफी की टोपी पहन रखी थी और ये हल लेके कहीं जा रहा था जोतने के लिए कुछ। तो साले तो क्या जोत के आया
है हमें पता है। लीडर की नजर यहाँ पे जीलोंग के ऊपर पड़ती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और हो कौन तुम। जीलोंग आगे से कहता है रिपोर्टिंग चीफ, मैं तो यहाँ पे बस फ्रूट लेने के लिए आया हुआ था ताकि घर ले जाके उन्हें गाड़ सकूं और फल लगा सकूं। लीडर यहाँ पे जीलोंग को पहचान जाती है, ये कहते हुए कि मैं तो तुम्हें पहचान गई, तुम वही सांप हो ना जिसने यहाँ पे हॉलिंग डीमन को डरा के भगा दिया था। जिसके बाद वो जीलोंग को धक्का दे के उसे नीचे गिरा देती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद वो जीलोंग के ऊपर पैर रखती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा चुल मची है फ्रूट खाने की, जाओ जाके एकदम बढ़िया सा फ्रूट लेके आओ मेरे लिए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे खाना बना लूंगी अपना, तुम भी दिखने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट दिखते हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये धमकी कम सडक्शन ज्यादा है। दीदी सही से बोलो ना, अगर लड़का पसंद आ चुका है तो धमका काहे लिए रही हो, प्यार से दो शब्द बोल दो ऐसे ही पट जाएगा। इसके बाद वो तो वहां से चली जाती है, लेकिन जीलोंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे इसकी सील पावर कुछ ज्यादा ही हाई है, पक्का इसको यहाँ पे 4th सील पे होना चाहिए और साथ ही में इसका लेवल भी हाई है। साथ ही में जीलोंग को ये भी पता चल गया था कि ये जो लीडर है उसके पास यहाँ पे डिफेंसिव टाइप की सील है, बिल्कुल सेम जैसे कि फे के पास में थी, वही जिसने यहाँ पे आर्मर पहन रखा था एकदम भारी भरकम, और साथ ही में उसके पास यहाँ पे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी है। जीलोंग हम लोगों को बताता है कि अगर वो अपने बारे में बताए तो फिर वो यहाँ पे स्पीड ओरिएंटेड डीमन है, बेसिकली इसके पास रफ्तार ज्यादा है, और जब यहाँ पे स्ट्रेंथ टाइप की डीमंस का सामना करता है तब इसके पास एडवांटेज रहता है। बेसिकली वो यहाँ पे हल्का सा धीरे मूव करते हैं ना, जो कि स्ट्रेंथ टाइप में रहते हैं, तो ये जल्दी से डॉज कर लेता है, लेकिन डिफेंसिव टाइप में इसको यहाँ पे काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डिफेंसिव टाइप यहाँ पे अटैक को टैकल कर सकते हैं, और अगर गलती से उन्होंने यहाँ पे जीलोंग को पकड़ लिया फिर तो इसे जो पटकी देंगे ये अपने अगले जन्म में भी इसको नहीं भूल पाएगा। खैर जीलोंग यहाँ पे लीडर को खत्म करना चाहता था, क्योंकि इससे यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम नहीं है और ना ही वो डिफेंस टाइप की सील का सामना करने के लिए अभी के लिए लायक है। उसको यहाँ पे चाहिए रॉ पावर, और साथ में उसे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे लीडर की वीकनेस क्या है, जिससे यहाँ पे जीतने के चांस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए अभी के लिए वो सिर्फ यहाँ पे अपने डिजायर को, जो कि उसे मारने का है, उसे रजिस्ट ही कर सकता है। इसके बाद हम लोग लीडर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे इन्ने टैलेंट एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे। बेसिकली यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी की टैलेंट की एकदम पूरी की तरीके से यहाँ पे जानकारी दी गई थी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक टाइप किसी डीमन के बारे में बताया जा रहा था, जिसके बारे में ना ही जानो तो बढ़िया है, लेकिन अगले वाले पेज के अंदर यहाँ पे सी ऑफ क्रॉप्स एंड ब्लड वाले टैलेंट के बारे में बताया जा रहा था, जो कि यहाँ पे जीलोंग का टैलेंट है। इसमें जब भी यहाँ पे किसी को मारा जाएगा उतनी बार यहाँ पे सील का यूजर स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा, वो भी परमानेंटली। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टारगेट होगा उतना ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही में इसमें एक अथॉरिटी भी थी जिसका नाम हैप्पी डे था। अब इसके अंदर इस अथॉरिटी को भाई साइड इफेक्ट भी मिले हुए हैं नेगेटिव से, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जब भी यहाँ पे टारगेट का एक साइकिल पूरा होगा तब यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी हैप्पी डे वाले दिन। बेसिकली टारगेट यहाँ पे कितने का है कुछ नहीं पता, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, एक मारा दो मारा इस हिसाब से। तो इसको पढ़ के लीडर आगे से कहती है ये वाला तो पक्का नहीं। तो इसके बाद हम लोग जीलोंग को देखते हैं, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा था और इसको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को इस लेवल तक बढ़ाना था कि जहाँ पे ये एक स्नीक अटैक के अंदर ही लीडर को खत्म कर सके, उसे यहाँ पे दोबारा हमला करने का मौका ही ना मिले। तो इसके बाद हम लोग कुछ डीमंस को देखते हैं, जो कि एक कैरेज कहीं पे लेके जा रहे थे और इन्हें इस बात का डर था कि अगर लीडर को पता चल गया तो फिर ये सभी लोग मारे जाएंगे। बेसिकली ये लोग इलीगल काम कर रहे थे। जिसके बाद ये लोग एक छुपी हुई जगह पे चले जाते हैं, जो कि गुफा टाइप में थी। वहीं पे एक कीड़ा उड़ रहा था, जो कि कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था ऑथर को, इसलिए वो मेढक के हाथों इसे यहाँ पे निकलवा देता है और उसी मेढक के पीछे से यहाँ पे जीलोंग बाहर निकलता है। हाँ भाई वो उसे नहीं मारता, वो उसे सहलाते हुए कहता है कि तुम अच्छे से खाओ पियो इन्हें, ये साले डीमन है ही इसी लायक। जीलोंग आगे से कहता है अच्छा है तुमने इस जगह को छुपा के रखा है, अब मैं यहाँ पे हर तरीके के अटैक को कर सकता हूँ बिना किसी की चिंता के। जिसके बाद अगला सीन केव का होता है, जहाँ पे दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा था। जीलोंग उसके सामने आता है तो वो गार्ड उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, बिना ब्लैक मार्केट टोकन के तुम अंदर नहीं जा सकते। तो जीलोंग उस टोकन को यहाँ पे उसके कान से ही निकाल लेता है और उस टोकन को यहाँ पे आग के अंदर डाल देता है। साफ पता चल रहा है भाई इसने कैसे निकाला होगा वो टोकन, जैसे इसकी हरकतें हैं। एक तरीके से ये सीक्रेट सोसाइटी थी जहाँ पे कोई सारे डीमंस इलीगल काम करते हैं। बेसिकली उस लीडर ने पता नहीं क्यों यहाँ पे जो ह्यूमन मीट है उनके ऊपर जो हंट है उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया है, इसलिए लोग खुले में यहाँ पे ह्यूमन मीट बेच नहीं सकते हैं। इसलिए लोगों ने इस तरीके की छुपी हुई जगह बनाई जहाँ पे ये लोग फ्रेशली ह्यूमन को सेल करते हैं, खरीदते हैं वगैरह वगैरह। इन्हीं में से एक गॉब्लिन था, जो कि आगे से यहाँ पे किसी रिक्वेरियम स्टील को बेच रहा था, जिससे टॉप ग्रेड के वेपन्स को बनाया जा सकता था। और ऐसा बोला जाता है कि इस मटेरियल से बनाया गया वेपन यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सील पावर को भी बढ़ा सकता है। डीमन आगे से कहता है ये पुरानी कथाएं मैंने बहुत सुनी है, इनको बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं है। आज तक मैंने कभी ऐसा भी नहीं सुना था कि यहाँ पे कोई ब्लैक स्मिथ भी है जो कि इसे यहाँ पे फोर्ज कर सकता है, तो फिर इस मटेरियल को खरीदने का फायदा ही क्या। साथ ही हम लोग एक डीमन को देखते हैं जो कि कुछ तगड़ी चीजें बेच रहा था, ये कहते हुए कि ये तो दिल है जो कि यहाँ पे 2 पैरों वाले जानवर से निकाले गए हैं। तुम्हें पता है 2 पैर वाले जानवर कौन होते हैं? चिड़िया की बात कर रहा हूँ मैं। इंसानों को ही समझोगे क्या? इंसान का ही दिल है। कई सारे लोगों की फटी पड़ी थी, अगर लीडर को इसके बारे में पता चल गया तो वो इन लोगों को यहाँ पे जिंदा जला देगी। इस पे वो आगे से कहता है चिंता न करो, लीडर को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, हम लोग 1 साल से ये काम कर रहे हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि चीफ को हुआ क्या है। पिछले 2 सालों से उन्होंने यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर जितना भी ट्रेड है, जो स्लेव है, वो सब कुछ यहाँ पे बैन कर दिया
है। जीलोंग को ये लगता है कि लीडर के यहाँ पे कुछ अपने मोटिव होंगे ये सब कुछ करने का, वो कुछ तो यहाँ पे प्लान कर रही होगी। इसके बाद उस कैरेज का पर्दा हटाया जाता है तो फिर वहाँ से नया गुड्स बाहर निकलता है, जो कि और कोई नहीं हमारे प्यारे ह्यूमंस थे। एक वुल्फ टीमन आगे से कहता है ये तो इतना ज्यादा छोटे हैं कि मेरे दांतों के अंदर भी नहीं फंसेंगे, इन्हें खरीदने का फायदा ही क्या है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे उस एवियन डीमन के बारे में भी बात कर रहे थे, जो कि आंखों को निकाल रहे थे, और उन्होंने एक बच्चे की आंख यहाँ पे निकाली थी पहले ही। इसके बाद हम लोग मर्चेंट को देखते हैं, जो कि यहाँ पे क्रय विक्रय कर रहा था। वो आगे से कहता है कि देखो भाई, प्राइस के अंदर बदलाव नहीं आएगा, तुम्हें भी पता है कि कितना खतरा मूल्य की हम लोग ये सारा सामान यहाँ पे लेके आते हैं। उतने में ही जीलोंग आगे बढ़ता है और आगे से कहता है कि मैं सारे खरीद लूंगा। जिसपे वो मर्चेंट जीलोंग से कहता है कि तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम तो यहाँ पे आधा गरीब दिखाई देते हो। तो फिर जीलोंग आगे से कहता है विशेष थंडर एरो के बारे में क्या ख्याल है इन लोगों के बदले में, अगर तुम्हें लगता है कि ये फेयर ट्रेड नहीं है तो फिर मैं जा रहा हूँ। जिसपे वो ट्रेडर आगे से कहता है रुको भाई, तुम तो उसी वेपन के बारे में बात कर रहे हो ना जो यहाँ पे पीले बाल वाले बंदे के पास में थी। तो इसके बाद वो अपने लौंडे से कहता है कि तुम इन्हें बाहर लेके जाओ, मैं तब तक मैं इस आदमी के साथ थोड़ा सा प्राइवेट में बात कर लेता हूँ। इसके बाद एक डीमन इन लोगों को ले जाने लगता है तो उसी बच्चे के हाथ से एक पोटली गिर जाती है, तो वो पोटली को ढूंढने लगता है, लेकिन उतने में वो रस्सी को खींचते हुए घसीटते हुए ले जाता है यहाँ से। इसके बाद हम लोग ट्रेडर को देखते हैं, जो कि जीलोंग से बात कर रहा था। ये कहते हुए कि तुमने ये चोरी किया क्या उससे, जरा मुझे बताओगे। जिसपे जीलोंग उसे कहता है कि रुको मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ। जिसके बाद दरवाजा बंद होता है और अचानक से आवाज आती है धम धा की, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जीलोंग ने आगे से अपनी फॉर्म को बदला था। जिसके बाद वो बिजली के झटके देते हुए ट्रेडर को जो मजे देता है, ट्रेडर को पता भी नहीं चलता, वो चीखता रहता है बचा लो, लेकिन दरवाजा बंद होने के बाद में अंदर से सिर्फ आवाजें आती है, तो सिर्फ चीर फाड़ की। इसके बाद जीलोंग दरवाजा खोल के जब बाहर निकलता है तो हम लोग उसके पीछे सिर्फ यहाँ पे पूरी तरीके से मौत का नंगा नाच देख पाते हैं। खून के छितड़े इधर उधर फैले पड़े थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उस क्रोकोडाइल वाले डीमन को देखते हैं, जो कि उन चारों से कहता है भागना नहीं तो मैं तुम्हारी जबान खींच के तुम्हें यहाँ पे सेक कबाब बना दूंगा। उतने में ही जीलोंग आता है, जो कि इसका यहाँ पे सेक कबाब बना देता है। एक ही पंच के अंदर इसकी मुंडी दूर जाके गिरती है। वह पे एक पीले बाल वाली लड़की थी, जो कि ये सब कुछ देख रही थी, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है जीलोंग को अपने सामने देख के, और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि डीमंस के बीच में भी डीमन है। वह पे जीलोंग आगे से बताता है कि ये पहली बार है कि जब यहाँ पे काउंट पूरा हो चुका है। बेसिकली डिजिट आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो इनका एक साइकिल चलता है, जैसा कि मैंने बता दिया था 1 से 10 होता है, 100 भी हो सकता है। तो वो साइकिल यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन इससे यहाँ पे हैप्पी डे ट्रिगर नहीं हुआ, वो फेल हो गया, जो कि जीलोंग के लिए अच्छी बात है। पता नहीं हैप्पी डे पे क्या होता है, जीलोंग ने अभी बताया नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली ये साइकिल यहाँ पे पूरा हो चुका है। बेसिकली पहले यहाँ कितना दिखा रहा है यार, 12 दिखा रहा है, इसमें 12 साइकिल चलते हैं क्या 10 के। आई एम सॉरी गाइस, रोमन संख्या में मैं बहुत ज्यादा कचड़ा हूँ और ये अच्छे से समझा भी नहीं रहे, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद जीलोंग उस बच्चे की पोटली अपने पास से बाहर निकालता है और उसे वापस दे देता है, तो ये खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ चलो। तो पीले बाल वाली लड़की जीलोंग से कहती है कि तुम इसे पकड़ोगे नहीं क्या। तो जीलोंग आगे से उस रस्सी को ही हटा देता है, ये कहते हुए कि मुझे लोगों को इस तरीके से बांधा जाना बिल्कुल देखना पसंद नहीं है। इसके बाद जीलोंग इन लोगों को अपने वही उसी खुफिया अड्डे पे ले आता है, साथ ही में मेढक को भी। अब ये हमारा मेंबर है गाइस। तो फिर जीलोंग आगे से अपनी एबिलिटी यूज करते हुए इन सभी की आंख पैर जितना भी था उनको यहाँ पे पूरी तरीके से हील कर देता है। तो फिर ये लोग जीलोंग को कुछ ज्यादा ही हीरो बनने लगे, तो ये कहते हुए कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इन हरामियों के बीच में एक देवता भी मिल जाएगा। तो फिर ये लोग यहाँ पे उस इवेंट डीमन के बारे में भी बात कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे इनकी आंखें निकाल ली थी। जीलोंग उन लोगों से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, जिसके बाद वो बच्चों की आंखों को भी यहाँ पे पूरी तरीके से हील कर देता है। तो वो भी यहाँ पे जीलोंग को थैंक यू बोलता है। तो फिर पीले बाल वाली लड़की जीलोंग से कहती है कि तुमने हमें क्यों बचाया, तुम भी तो एक डीमन हो ना। जीलोंग आगे से कहता है क्योंकि मैं चाहता था। तो वो लड़की आगे से पूछती है क्यों। तो जीलोंग उससे कहता है बड़ा सवाल पूछती हो यार, तुम बच्चों की तरीके शांत क्यों नहीं रहती जब यहाँ पे अडल्ट बात करते हैं। तो इसके बाद जीलोंग वहीं पे ही बैठ जाता है और उन लोगों से कहता है कि चलो मुझे सोचने दो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे अलविदा कैसे बोलूं। तो फिर माहौल यहाँ पे काफी ज्यादा शांत हो जाता है, क्योंकि कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, जिससे यहाँ पे पीले बाल वाली लड़की को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो मन के अंदर सोचती है कितना ज्यादा अजीब है ये। तो फिर उसको एकदम मस्त आइडिया आता है और वो उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों को एक जोक सुनाती हूँ। वो उन्हें एक जोक सुनाती है कि एक दिन अच्छी फसल कटने की वजह से ठेके का जो मालिक था वो यहाँ पे सभी लोगों को पहली बोतल गटकने के बाद में दूसरी बोतल को यहाँ पे आधे पैसे में दे रहा था। एक बेवड़े को ये खबर सुनाई दी, तो वो डायरेक्ट ठेके के मालिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे यहाँ पे सेकंड बोतल ही दे, पहली बोतल ना दो। मैंने ये जोक पहली बार पढ़ा था तो मुझे हंसी आई थी सच में। मेरी आवाज में तुम्हें फनी ना लग रहा हो, क्या करे। हालांकि इन लोगों को भी ये जोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, काफी ज्यादा खराब जोक था। पीली वाली लड़की को ये लगता है कि गुड़ गोबर हो गया, लेकिन जीलोंग को ये जोक पसंद आता है क्योंकि उनका ह्यूमर मैच करता था। तो वो दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं इसने गंदे जोक के ऊपर ये कैसे हंस दिया। डीमंस काफी ज्यादा अजीब होते हैं भाई, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम खराब है। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पे एकदम पिघल गई थी, ये कहते हुए कि तुम एक हो जो कि मुझे समझते हो। उतने में जीलोंग के साथ भतीजे के साथ में आगे बढ़ते हैं और उसको यहाँ पे जकड़ लेते हैं और सभी लोगों को भी। जिसके बाद जीलोंग आगे से उन्हें बाइट करता है, डस लेता है। तो वो लोग आगे से कहते हैं कि तुम तो हमारे बेनिफैक्टर थे ना। तो जीलोंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग नादान हो, जिससे अब इन्हें समझ में आ जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कैसे रहे, ये लोग हमेशा से इविल ही थे, इनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और जीलोंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग
लोग खाने में बहुत ज्यादा अच्छे लोगोगे, इसलिए आपसे ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी डीमन के ऊपर भरोसा ना करना। ये चीज आगे तक याद रखना। वो तीनों तो यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन पीले बाल वाली लड़की यहाँ पे बेहोश नहीं हुई थी। जीलोंग उसे कहता है कि तुम बेहोश क्यों नहीं हो रही भाई, तुम्हें यहाँ पे खुशी नहीं हो रही क्या, एक पॉइजन से मरते हुए या फिर और भी ज्यादा दर्दनाक मौत चाहिए। वो लड़की जीलोंग के सांप को ही पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें मारना नहीं चाहते, बस तुम पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए बेहोश करना चाहते हो। कौन भाई किसी मरते हुए इंसान से कहता है कि ये चीज फ्यूचर में याद रखना कि किसी भी डीमन के ऊपर भरोसा ना करना। कुछ लोग बोलते हैं भाई मानवा पड़ी होगी ना, तुम बचाते हो कि हम लोग कभी भी फ्यूचर में किसी डीमन के सामने इतनी इजीली किसी डीमन के ऊपर भरोसा ना करें। जीलोंग उससे कहता है तुम्हें क्यों लगता है, तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है इस बात के ऊपर, जिस पे आगे से कहती है क्योंकि तुम एक अच्छी डीमन हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा समय बीत जाता है और जीलोंग उससे पूछता है कि तो फिर अब तुम करना क्या चाहती हो, तो ये आगे से आंखें चमकाते हुए कहती है कि वो उसे फॉलो करना चाहती है। जीलोंग उससे कहता है नहीं चाहिए, एक यूजलेस पर्सन। तो वो लड़की आगे से बताती है कि वो एक स्वॉर्ड स्मिथ है, वो कभी भी उसके ऊपर यहाँ पे बोझ नहीं बनेगी। इसके बाद अपना नाम बताती है जो कि होता है सुल्ला, जिसको मैं स्यूला करने वाला हूँ। स्यूला यहाँ पे जीलोंग से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जीलोंग जैसे ही स्यूला का नाम सुनता है तो वो आगे से पूछता है क्या तुम यहाँ पे एक्सियोस की यहाँ पे ग्रैंड डॉटर हो। तो वो आगे से कहती है हाँ, तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर के बारे में कैसे पता। जीलोंग आगे से कहता है कि ये पुरानी पहचान है, जब मैं यहाँ पे 16-17 का हुआ करता था और जब तुम पिद्दी भर की थी तो फिर मैंने तुमको यहाँ पे अपने हाथों में भी लिया था। तो इसके बाद टाइम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे जाता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे सियोला के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि आगे से किसी से कह रहे थे कि मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए शॉर्ट्स नहीं बनाता हूँ। पहले जो खुद के ही यहाँ पे काइंड यानी कि अपने ही जाति को मारते हैं, और दूसरे वो जो कि यहाँ पे इनोसेंट की जान लेते हैं। और तुम्हारे अंदर से मुझे यहाँ पे दोनों की महक आ रही है। 10 साल हो चुके हैं मुझे काम छोड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद मेरा टैलेंट हमेशा से चीजों को सेंस कर लेता है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं कभी भी तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं बनाने वाला। स्पेसी लोग आगे से कहता है कि सिस्टर थिया ने उसको यहाँ पे भेजा हुआ है। उसने कहा था कि तुम्हें यहाँ पे सबसे स्किल्ड शॉर्ट स्मिथ हो और तुम यहाँ पे जाइंट शॉर्ट बनाने के मामले में सबसे बढ़िया हो, वो भी साइथ स्टील का इस्तेमाल करते हुए, जो कि और कोई भी नहीं बना सकता है। मुझे यहाँ पे वो जाइंट शॉर्ट चाहिए, वो भी उसी स्टील के साथ में। एक्सियोस आगे से कहता है सिस्टर थिया जो कि यहाँ पे सेक्ट ऑफ मर्सी से है, तुम उसके फॉलोवर हो क्या। स्पेसी लोग आगे से सर हाँ में हिलाता है। तो वो उसे कहता है कि वो एक अच्छी औरत है, अगर वो तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा देखती है तो फिर तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और वैसे भी उसने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो फिर अब मेरा समय है कि मैं रीपे करूं। तुम्हें तुम्हारी जाइंट शॉर्ट मिल जाएगी। जीलोंग आगे से यहाँ पे एक स्टैचू देता है जो कि स्टैचू ऑफ मर्सी था। तो सिस्टर थिया ने यहाँ पे जीलोंग को दिया था और वो चाहता था कि यहाँ पे एक्सियोस इसको यहाँ पे शॉर्ट की हिल्ड की तरीके इस्तेमाल करे। होता नहीं शॉर्ट की एकदम हत्थे के बीच जहाँ पकड़ा जाता है उसके बीच में कुछ लोहे सा रहता है जो कि शॉर्ट और हत्थे को जोड़ता है, उसे यहाँ पे हिल्ड बोलते हैं। जीलोंग एक्सियोस से ये भी पूछता है कि उसे शॉर्ट कब तक मिल जाएगी। तो एक्सियोस उसे कहता है कि इतने बेसब्र ना हो, एक अच्छी शॉर्ट एक दिन के अंदर नहीं बन सकती है। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता है तो फिर कुछ दिनों के बाद आना, तुम्हें तुम्हारी शॉर्ट मिल जाएगी। मेरी बेटी की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही जल्द जन्म देने वाली है, इसलिए मुझको यहाँ पे एक पर्सन को इनवाइट करना पड़ेगा विलेज से, जो कि यहाँ पे उस बच्चे को ब्लेसिंग देगा। तो इसके बाद अगला सीन कुछ महीनों के बाद का होता है और हम लोग यहाँ पे जीलोंग को देखते हैं जो कि विलेज की तरफ आगे बढ़ा था। और भाई मैं ट्रांसलेटर को थप्पड़ मारूंगा भाई, गिरा गिरा के उठा के पटकूंगा कि माँ का साला की इतने बारे लोगों के नाम में इतनी ज्यादा हगा है ना कि मैं भाई साफ करते करते थक गया हूँ। अभी तक मैं इसको एक्सियोस बोल रहा था, अब इसका नाम एल्जियोस कर दिया। माँ की पूजा करूं मैं इनकी। जीलोंग एक्सियोस से कहता है कि मेरी शॉर्ट कहाँ पे है। तो एक्सियोस शॉर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो रही, ले लो तुम। अगर तुम लोगों को याद हो तो फिर यहाँ पे जीलोंग की शॉर्ट का नाम सियोला था ना, तो फिर यहाँ पे एक्सियोस ने शॉर्ट का नाम अपनी ग्रैंड डॉटर के नाम पे रखा था, क्योंकि ये शॉर्ट उसी दिन यहाँ पे बन के रेडी हुई थी जब वो यहाँ पे पैदा हुई थी। जीलोंग यहाँ पे सियोला के पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो एक्सियोस आगे से बताता है कि वो दोनों ही मारे गए। कुछ मॉन्स्टर्स जो कि डीमन खुद को बता रहे थे वो आए और उन लोगों ने यहाँ पे विलेज के अंदर पूरी तरीके से तबाही मचा दी। उनकी आंखों के सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारते जा रहे थे। जीलोंग जैसे ही डीमंस का नाम सुनता है तो वो आगे से कहता है कहाँ पे है वो। एक्सियोस उससे कहता है क्या तुम उनसे मिल चुके हो, सिस्टर थे और तुम्हारे चहितों को उन्हीं डीमंस ने मारा था क्या। तो इसमें जीलोंग आगे से कहता है कि हाँ, वो सभी यहाँ पे डीमंस के हाथों ही मारे गए थे। एक्सियोस अपनी ग्रैंड डॉटर को यहाँ पे आगे करता है और जीलोंग से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यहाँ पे ब्लेसिंग दो। जीलोंग आगे से सियोला को अपने हाथों में लेता है, जिसपे जीलोंग सियोला को यहाँ पे ब्लेसिंग देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी जिंदगी में दर्द हो लेकिन इतना भी नहीं कि वो तुम्हारी खुशियों को यहाँ पे घेर ले और तुम्हारे दर्द के अंदर खुशियां भरी हो, और तुम्हारा नाम मुझे ताकत दे मेरी बहुत बड़ी जंग के अंदर जो कि रक्तपात की होने वाली है। एल्जियोस जीलोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे शॉर्ट के हिल्ड को बदलना चाहोगे। शॉर्ट का हिल्ड यहाँ पे स्टैचू ऑफ द गॉड ऑफ मर्सी का है और तुम्हें यहाँ पे मर्सी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जीलोंग आगे से मना कर देता है और यही सोचता है मर्सी का मतलब होता है जो जख्मी है उसको यहाँ पे ठीक करना, उसे यहाँ पे दर्द से राहत देना, जो कि और कुछ नहीं। मर्सी सेक्ट की बस एक रेमेडी है जो अपने आप में ही एक छलावा है, लेकिन मैं डीमंस को पहले ही यहाँ पे रोक दूंगा इससे पहले कि वो इनोसेंट की तरफ अपनी शॉट को आगे बढ़ाए। जिसके बाद जीलोंग सामने से आते हुए जितने भी डीमंस थे उनके ऊपर यहाँ पे शॉट के साथ में जो रक्तपात मचाता है उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं। ये आगे से कहते जा रहा था कि ये
ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो यहाँ पे इन सभी डीमंस की लाशों का एक पहाड़ नहीं बनाता, जब तक वो उन सभी के खून को नदियों के तरीके बहा नहीं देता, जब तक वो उन सभी को जड़ से खत्म नहीं कर देता, जब तक वो उनमें से हर एक को मौत के घाट नहीं उतार देता, तब तक वो नहीं रुकेगा। और जिलोंग के लिए यही असली दया है, यही असली मर्सी है। सियोला जिलोंग को बड़ी जल्दी पहचान जाती है और उसे कहती है, अच्छा तुम ही अंकल जिलोंग हो जिनके बारे में ग्रैंडफादर हमेशा बातें करते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे डीमन क्लैन के मेंबर होगे, और ये भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे इतने जवान दिखोगे। मुझे तो लग रहा था कि तुम अपने 30-20 में होगे। जिलोंग आगे से कहता है, ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अभी के लिए मुझे बस अपना ही ध्यान रखना है। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें डीमंस ने क्यों किडनैप कर लिया भाई, और यहाँ पे लेके क्यों आ गए? जिस पे सियोला आगे से कहती है, ये भी लंबी कहानी है, बस इतना जान लो कि जब तक मैं एक पावरफुल डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड यहाँ पे फोर्ज नहीं कर लेती, तब तक मैं अपने ग्रैंडफादर के पास में वापस नहीं जाऊंगी। जिलोंग उसके गोल को देखता है और उससे कहता है, ठीक है तो फिर अच्छे से काम करो यहीं पे। सियोला उसे कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं कर सकती हूँ? जिसपे जिलोंग उसे कहता है कि तुम अगर किसी चीज के लिए पैसिनेटेड हो तो फिर तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही तुम यहाँ पे अपने पैशन को हासिल कर पाओगे। जिसके बाद जिलोंग आगे से एक लेटर लिखता है जिसके अंदर यहाँ पे वो उन तीनों लौंडों से कहता है कि देखो मैं फायर नाइट हूँ और मैंने तुम लोगों को यहाँ पे सर्पेंट डीमन से बचाया है। जब तुम लोग उठोगे तो फिर इस डीमन नाइट को पहनो और यहाँ से ईस्ट की तरफ निकल जाओ। इसके बाद तुम्हारे सामने किंगडम ऑफ ईरफिलिया आ जाएगा और तुम लोग सेफ हो जाओगे। इसके बाद इन तीनों को होश आता है तो एक बंदे को यहाँ पे लेटर मिल जाता है और वो दोनों से कहता है कि देखो भाई, ये लेटर यहाँ पे लेजेंडरी वेम्पायर नाइट छोड़ के गया है। जिलोंग का डिसेबल जिसको यहाँ पे डीमन स्लेइंग मेनिया को बोला जाता है, हाँ उसको भाई यही बुलाते हैं। उसने पता नहीं कितने सारे डीमंस को मौत के घाट उतारा है। डीमंस की पैंट गीली हो जाती है जिलोंग को बस देखते ही। इसमें वो छोटा बच्चा आगे से कहता है, सच में क्या ऐसा ही हुआ था? जिसके बाद हम लोग जिलोंग को देखते हैं जो कि सियोला के लिए यहाँ पे लोहे का होता है, जिसके ऊपर यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ होते हैं अपना लोहा गर्म करते हैं, वेपन सेट करते हैं, वो लेके आ जाता है और उसे कहता है कि उन दिनों के साथ मैं तो निपट लिया और मैं तुम्हारे लिए कई सारे टूल्स भी लेके आया हूँ, तुम्हारे बारे में क्या आप चीजें यहाँ पे रेडी है? इस पे सियोला आगे से बताती है कि उसके लिए यहाँ पे फोर्जिंग प्लेटफॉर्म बनाना बच्चों का खेल है, लेकिन सियोला आगे से बताती है कि यहाँ पे सिर्फ सैनिटरी स्टील ही है जो कि इतना भी खास नहीं है। उन लोगों को शॉट बनाने के लिए खास तरीके के मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जिसको डीमन क्लैन ने पहले ही हथियार लिया है, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी स्किल है उनको यहाँ पे दिखाने के लिए मटेरियल नहीं है। उतने में ही लोग आगे से शायद मटेरियल को बाहर निकालता है जिससे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शॉट बनाई जाती है। तो सिविला यहाँ पे उस मटेरियल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, ये कहते हुए कि तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया हो हर एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के मामले में। जिलोंग सियोला से पूछता है क्या तुम्हें उस मेथड के बारे में भी पता है जिससे यहाँ पे इस स्टील को फोर्ज किया जाता है? जिसपे सियोला आगे से बताती है कि उसे हल्के में ना लिया जाए, वैसे पूरी दुनिया के अंदर 3 लोगों में से एक है जो कि यहाँ पे इस स्टील को फोर्ज कर सकते हैं। जिलोंग आगे से कहता है टोटल 4 हुए ना, तुम, तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर, अब चौथा कौन है? जिसपे सियोला आगे से बताती है इस जनरेशन का डीमन किंग गारिकोला। ये नाम सुनते ही जिलोंग का माथा गर्म हो जाता है। तो सियोला आगे से बताती है कि उसको यहाँ पे अभी का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग कहा जाता है, जिसने यहाँ पे कई सारी शॉट्स बनाई हैं डीमंस के लिए और उसने अपने पर्सनल यूज के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 शॉट्स को फोर्ज किया है। उसकी 2 शॉट्स को यहाँ पे मिला के और साथ ही में आपकी शॉट जो कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। टोटल इस दुनिया के अंदर सिर्फ यहाँ पे 6 ही वेपन है जो कि यहाँ पे सैनिटरी शील्ड से बनाए गए हैं। जिलोंग आगे से कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जनरेशन के डीमन के अंदर भी कोई इतना बड़ा खतरा होगा। ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सियोला उससे पूछती है कि आप कहाँ चले? तो जिलोंग आगे से कहता है कि अपने हंट को चालू करने के लिए। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे लीडर के हॉट बात को देखते हैं जो कि अकेले ले रही थी और ये इसका प्राइवेट वाला था। वहीं पे इसका जो बंदा था वो आगे से ब्लैक मार्केट के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए थे। जिस पे लीडर आगे से ये कहती है कि डीमन के घटिया नेचर को कभी भी बदला नहीं जा सकता, पेट्रोल को और भी ज्यादा टाइट कर दो और अगर कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता हुआ दिखे तो फिर उसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सेट करो और उन्हें यहाँ पे जिंदा लटका दो। ये दिखाने के लिए जो भी मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जाएगा तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? वो बंदा आगे से पूछता है तो फिर हम लोग किलर को कैसे ढूंढेंगे? तो लेडी आगे से कहती है कोई नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं उसे देख लूंगी। वह भी यहाँ पे जिलोंग के बारे में कह रही थी कि साला वो लोग अभी तक खाना लेके क्यों नहीं आए भाई, अगर कल लेके नहीं आएंगे तो फिर सालों को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। इसको मन लग रही थी भाई चुल, वो भी फाइन शुगर की, एकदम मिठास की। इसके बाद हम लोग कुछ डीमंस को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि अब से हम लोग ग्रुप के अंदर ही घूमेंगे। शायद से यहाँ पे 4 लेवल का कोई डीमन बैंडिट है जो कि लैंड्स को क्लेम करने के लिए हर तरफ से क्योस मचाते जा रहा है। उसने पता नहीं कितने डीमंस को यहाँ पे मार गिराया। इस पे दूसरा डीमन आगे से कहता है दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अगर यहाँ पे कोई सच में ऐसा होता जिसके पास सील 4 या फिर 3 की पावर होती तो फिर हमारे चीफ यानी कि लीडर को पता न चल जाता। इस पे दूसरा डीमन आगे से कहता है क्या पता कि वो यहाँ पे अपनी 4th सील को 1 के अंदर कन्वर्ट कर ले रहा हो। इस पे दूसरा डीमन आगे से कहता है कि फोर्सफुली यहाँ पे सील के अपीयरेंस को बदलना काफी ज्यादा मुश्किल टेक्निक होती है और ऐसा काम सिर्फ वही कर सकते हैं जो कि अपने सील के ओवर वाले लेवल पे हो, जैसे कि हम लोग जिलोंग को देखते हैं। इसके पास यहाँ पे सील 2 की पावर थी लेकिन वो अपनी सील को यहाँ पे 1 के अंदर चेंज कर लेता है, इसी को ही बोलते हैं ओवरलुक। और ये सारे डीमंस भी यहाँ पे काफी ज्यादा सतर्क हो गए थे क्योंकि इतने समय यहाँ पे कैंप के अंदर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है, इसलिए जिलोंग अपने लेवल को यहाँ पे कम कर लेता है क्योंकि वो इसी तरीके से फ्रीली घूम पाएगा और अपने स्ट्रॉन्ग शिकार्स के ऊपर इजिली यहाँ पे अटैक भी कर पाएगा जब वो लोग यहाँ पे
प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। और ये सभी डीमंस इसीलिए यहाँ पे सावधान है क्योंकि यहाँ पे हाल ही में इनके जीनियस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पे आता है और इनके जीनियस को मार के चला जाता है और किसी को भी नहीं पता चलता कि ये किसने किया है। और ऐसा हर साल होता है। पिछले साल भी यहाँ पे 2 जीनियस मारे गए थे और अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग क्यों मारे गए और उनकी मौत का कारण क्या है। वही पे जीलोंग वो बंदा नहीं था जिसने यहाँ पे इस पर्सन को मारा था। जीलोंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे शायद से कोई डीमन है जो कि कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जानबूझ के यहाँ पे डीमंस को मार रहा है जो कि जीनियस बनने वाले हैं ताकि कंपटीशन कम हो सके। और जब जीलोंग इसी बारे में सोच रहा था कि उसके अलावा भी यहाँ पे एक दूसरा शिकारी है और वो शिकारी जीलोंग का पीछा भी कर रहा था। जीलोंग को पता चल जाता है और उससे कहता है मुझे नहीं पता कि कौन शख्स है जो कि मुझे से यहाँ पे गरीब आदमी का पीछा कर रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पे वीट फार्मिंग मेथड चाहिए तो फिर मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। बेसिकली खेती वाला काम करता है ना, तो फिर इसके पास वही तो जानकारी होगी। खैर उतने में वो शिकारी बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे तुरंत ही जीलोंग के ऊपर हमला कर देता है फुल स्पीड के साथ में। तो जीलोंग पूरी ताकत से उसके ऊपर यहाँ पे हिट मारने की कोशिश करता है लेकिन जीलोंग का हाथ ही टूट जाता है। डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसका। जीलोंग को समझ में आ जाता है कि ये वही लीडर है जो उसे जंगल के अंदर मिली हुई थी, यानी कि वही लीडर है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बाटअप के अंदर देखा था। खैर जीलोंग को समझ में आ जाता है कि डिफेंस आई है तो वो तुरंत पीछे कट लेता है और आगे से यहाँ पे एक पावर के ऊपर लात मार के पिलर तोड़ देता है जैसे पानी का फव्वारा नीचे जाके गिरता है। जैसे लीडर का ध्यान भटकता है तो जीलोंग तेजी के साथ में हमला करने को आगे बढ़ता है। तो लीडर उससे कहती है तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, मार खाने के बावजूद मार नहीं रहे। जिसके बाद वो इजिली यहाँ पे जीलोंग के हाथ को पकड़ लेती है ये कहते हुए कि खुद को हीरो न समझो। तो जीलोंग आगे से सरप्राइज अटैक करता है जो कि यहाँ पे विशेष थंडर अटैक था जो कि डायरेक्ट लीडर को जा लगता है, जिससे लीडर को काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगता है। लेकिन बाद में वो अपने डिफेंस को यहाँ पे बढ़ा लेती है और अपनी सील पावर का इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको वो यहाँ पे जमीन के अंदर डाल देती है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका तो होता है लेकिन यहाँ पे लीडर को कुछ भी नहीं होता। जीलोंग समझ जाता है कि ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। ये अपनी डेंसिटी को इतनी ज्यादा बढ़ा ली कि इसकी बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से रॉक हार्ड बन गई और इसने पूरे अटैक को ब्लॉक करते हुए जमीन के अंदर भी उसे फोर्स कर दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक कपड़ा आता है और कपड़ा आते ही जीलोंग यहाँ से गायब हो जाता है, वो भी फुल स्पीड के साथ में। लीडर उसको जाने देती है ये कहते हुए अगर इसका पीछा करना चाहूँ भी तो भी इसकी स्पीड के साथ में नहीं पकड़ सकती हूँ। इसके ट्रैक्टर्स काफी ज्यादा डेंजरस है लेकिन इसकी पावर सिर्फ 1 सील की ही है। अगर मैं इसे पकड़ लूँ तो फिर सीधा इसका शरीर उड़ा दूंगी या फिर इसे अपना कुत्ता बना के रख लूँ, पता नहीं क्या करूँ इसके साथ में। वहीं पे लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि अपने बैटल के बारे में ही सोच रहा था कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बावजूद वो उसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे ऊपर से ही चोट दे पाया, यानी कि वो डायरेक्टली उसके साथ फाइट नहीं कर सकता है। उसे चाहिए यहाँ पे स्वॉर्ड जो कि सीरेनिटी स्टील से बनी हो, वो यहाँ पे कुछ कर पाएगी लेकिन सोला को उसे बनाने में कम से कम 1-2 महीने से ज्यादा लगेगा। इतने में जीलोंग को यहाँ पे कोई दूसरी चीज ढूंढ के अपनी स्किन को यहाँ पे सीड करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे एक नई फॉर्म ले पाए और उस फॉर्म के पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो इजिली यहाँ पे लीडर को क्रश करके रख सके। हालांकि जब ये अपने गुफा के अंदर जाता है तो फिर यहाँ पे धुआं ही हो रखा था। जीलोंग काफी ज्यादा परेशान था लेकिन उतने में यहाँ पे सोला आ जाती है जो कि सेफ थी। जीलोंग उससे कहता है कि तुमने धुआं बाहर क्यों नहीं जाने दिया, जिसपे आगे से बताती है कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी तो मैं इस बारे में भूल ही गई। जिसकी वजह से याद आता है कि टेम्परेचर तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा जाने वाला है, तो वो चुपचाप जाती है और स्टील को बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद केयरफुली वो उसको यहाँ पे पानी के अंदर डालती है। जीलोंग उससे कहता है कि ये शॉट तुमने मेरे लिए बनाई है। सोला आगे से बताती है कि मैंने तुम्हें गौर से देखा और तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम यहाँ पे इतनी भारी भरकम शॉट को इस्तेमाल कर सको, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी शॉट बनाई है जो कि यहाँ पे काफी हल्की भी है और बैलेंस के साथ रहती है और ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। इसके बाद शॉट बन के रेडी हो जाती है और ये दुनिया के अंदर 7th शॉट थी जो कि यहाँ पे सीरेनिटी स्टील से बनाई गई थी। इसके बाद वो जीलोंग से कहती है कि शॉट को विटनेस करो, तो जीलोंग आगे से शॉट को यहाँ पे विटनेस करता है और उससे कहता है एकदम बढ़िया बनी है। लेकिन शॉट के ऊपर हिल्ट नहीं था, हैंड गार्ड नहीं था और वो सोला से पूछता है ये क्यों नहीं लगाया, जिसपे वो बताती है कि मटेरियल ही नहीं थे। तो जीलोंग आगे से कहता है कोई बात नहीं, अभी के लिए एकदम बढ़िया है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो पूछता है कि इसको नाम दिया या नहीं, जिसपे सोला आगे से बताती है कि वो नाम देने में बिल्कुल बढ़िया नहीं है। आपकी पहले वाली शॉट का नाम सोला था ना, और इस वाली का नाम यहाँ पे पता नहीं क्या रखते हैं। जिसके बाद वो आगे से कहती है हम लोग इसको यहाँ पे लिटिल सुवाला बुलाएंगे। जैसा कि इसने बोला नाम देने में ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, लेकिन जीलोंग को ये नाम पसंद आता है तो वो यही नाम रख लेता है। उतने में जीलोंग यहाँ पे जो ईस्ट एंड सरपेंट वाली ब्लड लाइन थी वो यहाँ पे शॉट को ऑफरिंग की तरीके देखने लगती है ताकि वो एवोल्यूशन को स्टार्ट कर सके और मोल्टिंग प्रोसेस को बढ़ा दे। लेकिन जीलोंग उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि ये शॉट इस चीज के लिए नहीं बनी हुई है। आई मीन शॉट यहाँ पे सीरेनिटी स्टील से बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे ईस्ट एंड सरपेंट की ब्लड लाइन उसे यहाँ पे सेक्रीफाइस के तौर पे ले रही है। जीलोंग उसे मना कर देता है कहते हुए कि अभी नहीं, उसे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक उसे एक पावरफुल फॉर्म नहीं मिल जाती है, तब वो जाके यहाँ पे लीडर के साथ में फाइट कर पाएगा। सोला जीलोंग से कहती है कि चिंता ना करो, मैं इस शॉट को और भी ज्यादा बढ़िया
बना दूंगी। जिसके बाद वो जीलोंग से कहती है क्या तुम यहाँ पे सेकंड साइट ये शॉट टेक्निक मुझे दिखा सकते हो, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने ये सुना था कि ये लेजेंडरी शॉट टेक्निक है जो कि यहाँ पे एक मेटियोर की तरीके होती है जो कि डायरेक्ट अर्थ की तरफ आगे बढ़ता है। जीलोंग उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, ना ही कोई इतनी ऊपर जगह है। अगर उसने शॉट टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल किया तो फिर जो तबाही होगी उसे यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा पाएगा। इसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है जहाँ पे हम लोग शोला को देखते हैं जो कि सो रही थी और उतने में उसे यहाँ पे खाने की एकदम बढ़िया खुशबू आती है तो ये जाके उठ जाती है और वो जीलोंग से पूछती है कि इतनी लंबी थाली काहे लिए सजा रहे हो और तुम ये सब करने में इतने ज्यादा बढ़िया कैसे हो, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ यहाँ पे डीमंस को अलग अलग तरीके से मारने में ही फेमस हो। जीलोंग आगे से बताता है कि जब वो रॉयल अकेडमी के अंदर पढ़ाया करता था तो फिर किसी एक स्टूडेंट के फादर ने उसे ये सब कुछ सिखाया था। हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि खाना रेडी करता है और डायरेक्ट अंदर चला जाता है और ये चिफ्टन के ऑफिस के अंदर जा रहा था, बेसिकली लीडर के ऑफिस के अंदर। और ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं जानते। आई डोंट नो व्हाई ऑथर यहाँ पे क्या सोच रहा है। लीडर यहाँ पे जीलोंग से कहती है खाना लेके आए हो, काफी बढ़िया से लाए हो, बहुत ही अच्छे से तुमने ये किया, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे क्या किया जाता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे ड्रिंक्स मंगाने ही वाले थे, उतने में ही जीलोंग अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर आता है और अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए लीडर के ऊपर हमला करता है, जिससे लीडर के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है। वो भी ये देख के हैरान हो जाती है कि जीलोंग के हाथों के अंदर यहाँ पे सेनेटरी स्टील से बनी हुई सॉर्ड है। जीलोंग आगे से अगला स्लैश मारते हुए कहता है कि अगले स्लैश में इतनी लकी नहीं रहोगी। तो फिर लीडर भी आगे से अपनी सील पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे डिफेंस को आगे बढ़ाती है और इजीली सील्ड को बाहर निकाल के जीलोंग के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उसे पीछे झटक देती है। जीलोंग को यहाँ पे इतनी सी उम्मीद थी कि उसे यहाँ पे डिफेंस अटैक देखने को मिल सकते हैं, तो फिर वो यहाँ पे दोबारा हमला करने को आगे बढ़ता है। लीडर यहाँ पे जीलोंग से कहती है कि इस लेवल के अटैक को देख के मैं हैरान हो गई, लेकिन इतना भी ये मुझे खास नहीं लगा। जीलोंग आगे से कहता है चिंता न करो, अगली बार थोड़ा सा हनी और डाल के लाऊंगा। जिसकी बातें दोनों दोबारा आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे जीलोंग स्लाइसेस मारते जा रहा था तो फिर लीडर आगे से अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पे ब्लॉक करते जा रहे थे। वहीं पे इन दोनों की तबाही इतने ज्यादा मच रही थी कि वहाँ पे पूरी तरीके से जगह ही क्रैक पड़ने लगती है और जगह टूटने लगती है, लेकिन ये दोनों फाइट बिल्कुल भी नहीं रोक रहे थे। उतने में हम लोग लीडर को देखते हैं और उसे जैसे यहाँ पे ओपनिंग मिलती है तो वो आगे से अपनी शील्ड को यहाँ पे स्पीयर के अंदर बदल लेती है और जीलोंग के चेहरे के ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक मारती है। जीलोंग आगे से स्पीयर को देखता है और तुरंत ही अपने चेहरे को साइड में करके अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर स्क्रैच लग जाता है। हालांकि उसे उतने में स्लैश मारने का मौका मिलता है तो वो स्लैश तो मारता है, लेकिन लीडर आगे से दोबारा अपनी शील्ड को बाहर निकालती है और अटैक को यहाँ पे डिफेंड कर लेती है, लेकिन फोर्स की वजह से इस बार वो पीछे की तरफ खिंचते हुए चली जाती है और वो मन के अंदर सोचती है कि ये लड़का यहाँ पे अपनी सील पावर का इस्तेमाल सन्निटी स्टील शॉट के साथ में नहीं कर रहा है और अंधाधुन यहाँ पे हमले पे ले जा रहा है, जिसका मतलब यही है कि बहुत ही जल्दी इसकी सील पावर यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद मैं इसे मसल दूंगी कीड़े की तरीके। और कमाल की बात है जीलोंग भी इसी स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहा था कि लीडर के पास में ज्यादा सील पावर नहीं बचे हुए स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए। अगर वो स्पीयर यूज करती है तो फिर उसके अटैक यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं और शील्ड यूज करने पे वो सिर्फ अटैक को डिफेंड कर पाती है। तो जीलिंग इसी बारे में सोच रहा था कि वो कौन इस्तेमाल करने पे क्या मजबूर करे ताकि सील पावर जल्दी खत्म हो, लेकिन यहाँ पे जीलिंग को एक बढ़िया आइडिया आता है उसकी टांग को देखते हुए। जिसके बाद वो आगे से अपनी थंडर एबिलिटी का यूज करते हुए जमीन के ऊपर एक थंडर नेट बिछा देता है जो कि यहाँ पे सीधा लीडर की तरफ आगे बढ़ा था और वो जैसे उसके पैर की तरफ पहुंचता है तो लीडर आगे से यहाँ पे पता नहीं कौन सी सील पावर को कैसे इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पे उस झटकों का कुछ भी नहीं हो रहा था और वो नेट के ऊपर बढ़ते हुए ही जीलोंग की तरफ यहाँ पे दौड़ लगा देती है। बेसिकली लीडर ने यहाँ पे अपनी सील पावर को एक कोड के तरीके इस्तेमाल किया था अपनी पूरी बॉडी के ऊपर, जिससे वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेटिंग कर पा रहे थे, बेसिकली बिजली का झटका नहीं हो पा रहा था। ये वाली टेक्निक को डेवलप करने वाला यहाँ पे फे था, इसीलिए हो ही नहीं सकता कि ऐसी टेक्निक यहाँ पे कोई डीमन क्लैन वाला सीख सके, लेकिन फे ने ये टेक्निक कई सारे ह्यूमन वॉरियर को सिखाई थी, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों ने यहाँ पे चोरी कर ली होगी ह्यूमन से इस टेक्निक को। जिसके बाद जीलोंग आगे की तरफ हमला करते हुए कहता है कि फे की स्ट्रेंथ उसकी टैलेंट सील के अंदर रिलाई करती है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 102 कौड़ी के डीमन के पास में ऐसे स्टंट हो सिर्फ उसकी टेक्निक चोरी करके वो उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। और जब जीलोंग उसके बगल से बाहर निकल रहा था हमला करने के लिए तो लीडर उससे कहती है कहाँ चले, जिसके बाद वो अपने लेफ्ट हैंड के अंदर अपने स्पीयर को बनाती है और जीलोंग के ऊपर हमला कर देती है जो उसके कंधे को चीरते हुए पार निकल जाता है। जिसके बाद वो जीलोंग को ऊपर ही उठा लेती है और वो जीलोंग से कहती है कि तुमने सिर्फ मुझे असैसिनेट करने की कोशिश नहीं की बल्कि मेरी यहाँ पे बेइज्जती भी कर रहे थे। लेकिन उतने में ही जीलोंग के हाथ यहाँ पे दोबारा सांपों के अंदर बदल जाते हैं जो कि यहाँ पे लीडर को पूरी तरीके से ढक लेते हैं और उसकी आंखों को भी बंद कर लेते हैं। लीडर इस चीज को हल्के में ले रही थी और वो उससे कहती है इसे छोटी मोटी ट्रिक से काम नहीं करती, लेकिन उतने में ही हम लोग यहाँ पे जीलोंग को देखते हैं जो कि आगे से सर्निटी स्टील के अंदर अपनी अथॉरिटी पावर का भी यूज करता है। बेसिकली जो चीज अभी यहाँ पे लीडर सोच रहे थे कि जीलोंग नहीं कर पा रहा है अब वो करने लगा है। आई मीन कर सकता था लेकिन किया नहीं, टैक्टिक्स है ये। इसलिए जब लीडर यहाँ पे सांप को उससे हटाती है कहते हुए कि अब तुम क्या ही उखाड़ लोगे, उतने में ही जीलोंग उससे कहता है इतना काफी है और
और वो उसके ऊपर यहाँ पे सेरेनिटी स्टील शॉट के साथ में एक तगड़ी स्ट्राइक मार देता है, जिसके बाद हम लोगों को ये कहानी दिखाई जाती है। और मैंने भाई इसे बहुत जोड़ के देखा, मुझे घंटा समझ में नहीं आई कि कैसे जुड़ेगी। सालों पहले एक जाइंट लावा सरपेंट हुआ करता था, जिसने यहाँ पे 3 मून्स को निगलने की कोशिश की थी ताकि वो रात को अनंत डार्कनेस के अंदर बदल सके। मूनलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रेट हीरो आया, नाम था एपीएस, जिसने अपने वेपन को आगे किया और लावा सरपेंट को यहाँ पे भगाने की कोशिश की। जाइंट लावा सरपेंट ने यहाँ पे एपीएस की शील्ड और उसके स्पीयर को पिघला दिया, तो फिर उसने यहाँ पे अपने खाली हाथों के साथ में फाइट करना शुरू की। इन दी एंड लावा सरपेंट दम घुट के मारा गया और उसने हीरोइक सैक्रिफाइस सम्मान ने खुद को यहाँ पे जला के राख में बदल लिया। अब इसको मैं स्टोरी के साथ कैसे भी जोड़ लेता, मैच नहीं हो रही थी, मेरा दिमाग बंद गया था। खैर लीडर आगे से अपने हाथ को डिफेंस के तरीके इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गई थी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वहीं पे जीलोंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसे ओपनिंग वाले टाइम पे इसके पास या तो शील्ड होगी या तो स्पीयर, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद जीलोंग डायरेक्ट लीडर के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है कि लीडर ने अपने हाथ को बेट की तरीके इस्तेमाल किया और दांतों से उसकी शॉट को पकड़ ली। जिसके बाद वो अपने लेफ्ट हैंड के अंदर यहाँ पे एक पावरफुल गॉन्गलेट बनाती है, जिसका नाम एपोसिस मार्शल प्रोवर्स था और हैंड ऑफ द लास्ट ब्रेथ, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो जीलोंग के ऊपर एकदम तगड़ी स्ट्राइक मारती है, जिससे जीलोंग दूर जाके गिरता है और उसकी शॉट भी उसके हाथों से छूट जाती है। लेकिन लीडर उतने में ही दोबारा हमला करने को आगे बढ़ती है। वहीं पे जीलोंग के पूरी तरीके से लग चुके थे, उसकी हड्डियां पसलियां सबकी सब टूट चुकी थी और उसे ये वाला अटैक डॉज भी करना था और मौका भी ढूंढना था खुद को हील करने का। इसलिए लीडर जब यहाँ पे दूसरा पंच मारने वाली थी, उतने में ही जीलोंग आगे से यहाँ पे लॉक का इस्तेमाल करता है और उसके जॉइंट्स को लॉक कर लेता है, जिससे लीडर भी हैरान हो जाती है कि यहाँ पे जीलोंग इतनी इजीली जॉइंट लॉक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, वो भी इतनी रॉ पावर के सामने में। और वो जीलोंग से कहती है कि तुम स्किल्ड वॉरियर हो जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ भी थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करूंगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों लॉक खेलते हैं, जमीन पे जाते हुए पता नहीं कौन किसको लॉक करता है। इन दी एंड जीलोंग ही पकड़ा जाता है, वो भी गंदी तरीके से। लीडर उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी इंटरनल इंजरीज तुम्हारी जान ले रही है, मैं अपनी जिंदगी के अंदर किसी एक ऐसे पर्सन को जानती हो जो कि इतना झेल सकता है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ नहीं मारूंगी, नहीं तो मजा खराब हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए जीलोंग का दम घुटने लगती है। वहीं पे जीलोंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि वो शॉट को पकड़ सके। उतने में लीडर उसे ऑफर देती है कैसा रहेगा कि तुम मेरे नौकर बन जाओ और मुझे सर्व करो। जीलोंग के हाथ से उसकी शॉट लग जाती है, लेकिन उतने में ही लीडर यहाँ पे दूसरी बाजी खेल देती है, ये कहते हुए कि मुझे मेरा जवाब मिल गया। जिसके बाद वो जीलोंग को हवा में उछालती है और दूसरी बार में अपने पंच को बाहर निकालती, वो भी गॉन्गलेट के साथ में, और जीलोंग के ऊपर जोरदार पंच मारती, जिससे जीलोंग पता नहीं कितने फ्लोर तोड़ते हुए पार निकल जाता है ऊपर की तरफ। पहले तो ये बिल्डिंग के फ्लोर तोड़ता है, जिसके बाद उस बड़ी वाली खोपड़ी के फ्लोर तोड़ते हुए एकदम ऊपर चला जाता है। पंच में कुछ ज्यादा ही शक्ति थी भाई, साइतामा को फील कर दिया। लीडर भी आगे से अपनी पंच की पावर देख रही थी और आगे से कहते हैं अगर सेनेटरी स्टील शॉट ने उस पंच को ब्लॉक न किया होता तो ये पक्का मर जाता और धूल बन के हवा में गायब हो जाता। लेकिन इतनी इंजरीज के साथ में इसे यहाँ पे जिंदा तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम लोगों पर जीलोंग को देखते हैं जो कि आगे से हीलिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील करता है और हवा में जो टुकड़े फैल रहे थे वो उनके ऊपर लैंड करता और वहां से थोड़ा सा पुश लेने के बाद में नीचे की तरफ लॉन्च होता और साथ ही में विशियस थंडर फॉर्म का भी यूज करता और नीचे की तरफ आते हुए हेवनली फॉल शॉट टेक्निक की सेकंड फॉर्म को यूज करता है, जिसको देख के लीडर काफी ज्यादा हैरान होती है। खैर जीलोंग ने यह फॉर्म इस्तेमाल की थी तो और साथ ही में थंडर एलिमेंट को भी ऐड कर दिया था, जिससे अटैक पावर और भी ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है। जिसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लीडर भी आगे से यहाँ पे पूरी तरीके से पंच के लिए रेडी थी और वो आगे से कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस टेक्निक को। फिर जीलोंग नीचे की तरफ आते हुए शॉट की सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर देता और डायरेक्ट लीडर के ऊपर जोरदार स्लैश मारता, जिससे वहां पे तगड़ा धमाका होता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही धमाके से उड़ जाती है। इसके बाद हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि सही सलामत था, लेकिन वो ये देख के हैरान था कि ये मरने का नाम ही नहीं ले रही, ये अभी तक जिंदा कैसे है। लीडर जीलोंग से कहती है अगर मैंने इस मूव का इस्तेमाल न किया होता तुम तो मुझे 20 से 2 हिस्सों में चीर देते। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि लीडर का आधा कंधा कट चुका था, लेकिन बाद में वो दोबारा उसे हील कर लेती है, ये कहते हुए कि मेरे 2 साल के डीमनस के तौर पे, बेसिकली डीमन के रूप में, बातों पे ध्यान दो, तुम सिर्फ पहले इंसान हो जिसने मुझे ये मूव इस्तेमाल करने के लिए फोर्स किया है। जिसके बाद ये अपनी इनेट स्किल बैनर ऑफ द इमॉर्टल वॉर का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर ये सभी तरीके के आने वाले सभी भी डायरेक्शन से जितने भी अटैक थे उन सभी को एब्जॉर्ब कर सकती है और अपनी पावर को बढ़ा सकती है। लीडर जीलोंग से कहते हैं कि तुम्हें वर्दी फील होना चाहिए क्योंकि तुम इस मूव को यहाँ पे देख पा रहे हो। कमाल की बात ये थी कि जीलोंग आगे से यहाँ पे बैनर ऑफ इमॉर्टल वॉर को पहचान जाता है, जिसके बाद लीडर फुल फोर्स के साथ में एकदम गुस्से में जीलोंग के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ती है, ये कहते हुए कि अब तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगी। लेकिन उतने में जीलोंग आगे से कहता है फिया ये तुम हो क्या, जिससे लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये अपने अटैक को बीच में रोक देती है। आई होप तुम लोगों ने ये पहले ही गेस कर लिया होगा, मैंने तो कर लिया था। जब इसने जीलोंग के थंडरनेट अटैक को यहाँ पे कोटिंग की मदद से नलीफाई किया था तभी समझ गया था मैं। खैर फिर आगे से काफी ज्यादा कंफ्यूज तो जीलोंग आगे से अपने नंबर दिखाता है वही काउंटिंग वाले। इसके बाद दोबारा यहाँ पे समय पीछे जाता है जब यहाँ पे ये चारों जीलोंग से नहीं मिले थे। बेसिकली जीलोंग ने इनके ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। मेरे भी उन लोगों से कहता है कि उसने यहाँ पे जीलोंग के साथ बात कर ली है
और वो मान गया है इन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए और वो लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर आगे से बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे ये जो मैड डीमन स्लेयर वाला जीलोंग है ये सिर्फ एक कैरेक्टर है जो कि इन लोगों ने बनाया है सिर्फ अपने मोरल को बढ़ाने के लिए, बेसिकली लड़ने की इच्छा। तो इतने में फिर उन लोगों से कहती है कि उस माउंटेन की चोटी इतनी ज्यादा अजीब क्यों दिख रही है। तो फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो कोई माउंटेन की चोटी नहीं है बल्कि वो वही डीमन है जिसको यहाँ पे अभी की डीमन जनरेशन घर की तरीके इस्तेमाल करती है और उसकी खोपड़ी को माली की तरीके समझती है। बड़ी वाली बिल्डिंग है ये वही डीमन है और जब ये खड़ा होता है तो फिर इसका साइज एक टाइटन से भी ज्यादा बड़ा था, एकदम जाइंट के माफिक। ये तीनों तो घबरा ही जाते हैं कि ये तो साला राउंड डीमन माउंटेन है। तो फिर हम लोग इस राउंड डीमन माउंटेन को देखते हैं जो कि आगे से चीख रहा था क्योंकि इसके दिल के अंदर खलबली मची पड़ी थी, क्योंकि इसके सीने के अंदर कोई था जो कि सीने से इसकी मुंडी की तरफ जाता और उसकी मुंडी को चीरते हुए बाहर निकलता है। मेरुवी आगे से बताता है कि ये स्काई फॉल शॉर्ट टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म है। फिर आगे से कहता है क्या बोला। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीलोंग आगे से उस बड़े से डीमन की मुंडी चीरते हुए बाहर निकलता है और खून पिचकारी के तरीके बहता है। तो इसके बाद ये डीमन तो मारा जाता है और धड़ाम से जमीन के बल नीचे गिर जाता है। इनकी टीम के अंदर जो प्रीस्ट थी वो आगे से अपने चारों तरफ बैरियर बना लेती है जिससे इम्पैक्ट का असर इन लोगों के ऊपर नहीं होता है और ये लोग सेफली बच जाते हैं। वहीं पे उस राउंड माउंटेन डीमन का सर सीधा इनके मुंह के पास ही आके गिरा था और वो आगे से हिलने लगता है। तो ये सभी आगे से फाइट करने को रेडी हो जाते हैं, कहीं कुछ बचा ना रहेगा हो, लेकिन वो तो कब का मर चुका था। जो सर हिल रहा था वो यहाँ पे जीलोंग की वजह से हिल रहा था क्योंकि वो उसके नीचे पड़ा हुआ था। तो इसके बाद वो एक हाथ से इसकी मुंडी उठाता और इजिली बाहर आ जाता है। जीलोंग मेरुवी से कहता है कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुमने बोला था। मेरुवी जीलोंग से कहता है कि इतनी अकड़ से बात क्यों कर रहे हो भाई, हम सभी लोग यहाँ पे कॉमरेड होने वाले हैं और फ्यूचर में डीमन एम्बरर के साथ में एक साथ फाइट करेंगे। जीलोंग आगे से साफ सीधा कह देता है कि यहाँ पे कुछ भी दोस्ती जैसा नहीं है, उनको एक दूसरे के साथ क्लियर बाउंड्रीज रखनी चाहिए और अपने अपने हिसाब से काम करना चाहिए। बस एक दूसरे के लिए गहरी फीलिंग्स रखना या तो यहाँ पे बोझ बनेगा या फिर एक बड़ा खतरा। ये कहते हुए जीलोंग यहाँ से जा रहा था लेकिन फिर ये बीच में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं इस बात से अग्री नहीं करता। इस भी जीलोंग उससे कहता है कि करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरुवी उन दोनों से कहता है कि इसकी यही पर्सनैलिटी है जो कि हैंडल करना मुश्किल है। जिसपे फिर आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी की प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में मेरी और उसकी कभी दोस्ती हो पाएगी। अभी के लिए हम लोग फे को देखते हैं जो कि जीलोंग से कहती है क्या ये तुम ही हो। जीलोंग आगे से कहता है हाँ भैया लिख के दो क्या। तो फिर जीलोंग को गले लगा लेता है ये कहते हुए कि तुम अभी भी जिंदा हो और ये आगे से कूट कूट के रोने लगती है। हाँ भाई कूट कूट के, लड़की नहीं है ना। जीलोंग से कहता है ऐसे काहे लिए रो रही हो, लड़की थोड़ी ना हो, तो बिल्कुल भी अपने पुराने सेल्फ के तरीके नहीं हो। इस पे फे आगे से कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे दोबारा देख पाएगा। जीलोंग आगे से माफी मांगता अगर वो शुरुआत में यानी कि एम्बरर के साथ में फाइट में अगर वो अच्छा परफॉर्म करता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उतने में यहाँ पे बाकी गार्ड्स आते हैं जो कि अपनी चीफ से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो फिर उन लोगों से कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, कोई भी जरूरत नहीं है तुम लोगों की। तो ये दोनों चुपचाप बाहर आ जाते हैं और इनकी अलग ही चल रही थी। ये वो सोच रहे थे जो तुम सोच रहे हो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ऑथर नहीं सोच रहा, ऑथर कुछ और सोच रहा है, वो सोचना नहीं चाहता जिससे फ्लोर टूट गया था। डीमन आगे से कहता है उस वुमन के पास में इतना ज्यादा हाई डिफेंस है लेकिन इसके बावजूद वो रो रही थी, इसका मतलब समझे तुम। दूसरा डीमन आगे से कहता है कुछ तो समझाओ भाई सही से। हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि आगे से फिया को हील कर रहा था। फिया उससे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे खुद को गिल्टी मानते हो, जो सब कुछ पास्ट में हुआ था उसकी वजह से। जीलोंग आगे से अपने सेंटेंस को दोबारा रिपीट करने वाला था कि मेरी गलती थी। तो फिया उससे कहता है बस करो भाई, मुझे ये चीज तुम्हारी पसंद नहीं है कि तुम कहने लगते हो कि शुरुआत से तुम्हारी ही गलती थी, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद आगे से ठूसे बहाने लगता है क्योंकि इसकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था। जीलोंग उससे कहता है 22 हड्डियां तुमने मेरी तोड़ी हैं, रिब्स की मिला दो तो और भी हो जाएंगी। इस पे फिर आगे से बताता है कि उसे बस दर्द से डर लगता है। वो पहले यहाँ पे भारी भरकम आर्मर पहना करता था लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से कमसन कली हो चुका है, कहीं से भी जाए मार खा जाता है तो दर्द होता है ज्यादा। इसके बाद ये दोनों सीधे हाथ बैठते हैं और जीलोंग उससे पूछता है कि तुम्हें 2 साल हो गए ना यहाँ पे रिबॉर्न हुए डीमन क्लैन के अंदर, फिया के बारे में क्या। पता नहीं फिया यहाँ पे क्या कहता है लेकिन मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई कि उसने अपनी बहन को ढूंढा या नहीं, क्योंकि ये कहता है कि उसने यहाँ पे रिलेटिव के जरिए अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश की, पूरी बात नहीं बताता और बाद में कहता है कि फिर मुझे लगा कि सिर्फ किसी अननोन रीजन की वजह से हम दोनों ही यहाँ पे रिबॉर्न हो पाए हैं, यानी कि ये और जीलोंग। जीलोंग उससे पूछता है कि जो तुम्हारा जेंडर चेंज हुआ है इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं कि तुम यहाँ पे डीमन क्लैन की एक फीमेल बन गए। फिर उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा से फीमेल ही था हरामी। इससे जीलोंग को झटका लगता है क्योंकि इन भाई साहब को पता ही नहीं था कि ये शुरुआत से ही फीमेल थी, इसलिए इसका एकदम हैरान वाला रिएक्शन था। इससे ज्यादा हैरान तो फिया हुई थी। वो आगे से कहती है भड़वे हमने 2 साल 3 साल एक साथ बिताए हैं और तुझे पता ही नहीं कि मैं साल लड़की थी तो मुझे आदमी समझ रहा था। तो इसके बाद जीलोंग आगे से यहाँ पे कुछ हरकतें नोटिस करता है जब ये आर्मर पहन के किया करती होगी। ऐसे सिर्फ लड़कियां ही हरकतें कर पाती है, लौंडे यूं फैला के हाथ बैठते हैं कि एकदम कंफर्टेबल रहे, भले ही आर्मर ही पहन के क्यों ना रखा हो।
और मैं मानता हूँ कि ये लड़की होगी, इसका वजन कितना होगा उस टाइम पे, क्या ये बॉडी बिल्डर थी जो इतना भारी भरकम मारमा पहनती थी, या फिर सिर्फ खोखला था अंदर से। अरे कहाँ लॉजिक ढूंढना हो यार 2 कौड़ी की मानवा के अंदर। जीलोंग आगे से अपना सर पकड़ के कहता है कि पास्ट में मेरविन ने उससे बोला था कि वो कभी भी यहाँ पे लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में बात करता है। जिसके बाद वो फे से पूछता है कि मेरे अलावा क्या सभी को पता था कि तुम एक लड़की थे। फे आगे से कहता है ऑफ कोर्स हर किसी को पता था। जीलोंग उससे पूछता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली कि तुम लड़की थे, जिसपे फे आगे से बोलती है कि साले मुझे लगा कि तुझे पता होगा। जीलोंग उससे कहता है एक सेकंड, एक और बार श्योर होने तो तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे कि पहले तुम लड़का थे अब लड़के के अंदर बदल गए और मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, क्योंकि लौंडे प्रैंक करने के लिए कोई भी हद पार कर देते हैं। जिसपे फे आगे से कहती है लेकिन मैं लौंडा नहीं हूँ, मैं लड़की ही हूँ। तुमने सुना नहीं था कि फया मुझे बिग सिस्टर कह के बुलाती थी, मुझे लगा कि वो तुम्हें जीजी इसलिए बुलाती थी क्योंकि तुम यहाँ पे मिलिट्री जनरेशन के हुआ करते थे, जैसे कि नॉर्थन पीपल अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं जेल और बोयर। बेसिकली मेरिडियन अंदर यानी कि चाइनीज के अंदर बड़ी बहन को जीजी कह के बुलाते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया में नूना कह के बुलाते हैं। आई लाइक दैट नूना वर्ड। जीलोंग बातों ही बातों में वो यहाँ पे फे को अपनी गुफा तक ले आया था। इसके बाद फे यहाँ पे सियोला को देखती है और वो पूछती है कि ये कौन मैम साहिबा है। इस पे जीलोंग आगे से बताता है कि एक्सियोस की ग्रैंड डॉटर है, शॉर्ट फोर्जिंग, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, अभी आराम कर रही है तो फिर करने दो। इसके बाद फे की नजर उन चारों डॉल्स के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पे उनके हिस्से की हुआ करती थी, और वो जीलोंग से पूछती है कि यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही हैं, तुम्हारी वाली कहाँ पे है। तभी उसकी नजर जली हुई डॉल के ऊपर पड़ जाती है, तो वो उसको उठाते हुए जीलोंग से पूछती है कि तुम खुद से इतनी नफरत करते हो क्या। इस पे जीलोंग आगे से कहता है कि वो बस एक रिमाइंडर था मेरे खुद के लिए, ताकि मैं इस बार फ्यूचर के अंदर बेहतर कर सकूं। मुझे इस बार यहाँ पे बुराई को जड़ से ही खत्म कर देना है, ताकि मैं तुम लोगों को भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसपे फिर आगे से हंसते हुए कहती है कि अकेले जाओगे क्या, मेरे साथ नहीं चलोगी, भूल गए कि हम दोनों एक साथ इस काम के अंदर सबसे बढ़िया है। तो फिर ये दोनों पुराने टाइम की तरीके एक दूसरे के साथ यहाँ पे पैचअप करते हैं। साथ ही में पीछे पूरी एक तरीके से एक जोड़ी दिखाई जाती है जहाँ पे इन बाजों की डॉल दिखाई दे रही थी। जिसके बाद जीलोंग हमें यहाँ पे पूरा कच्चा चिट्ठा बताता है कि पिछले 2 सालों से फे यहाँ पे ना सिर्फ डीमन पब्लिक को पीछे की तरफ से होल्ड बैक कर रही है, बल्कि वो सीक्रेटली यहाँ पे जो जीनियस है उनको भी यहाँ पे हंट करते जा रही है। बेसिकली जो जीलोंग के अलावा यहाँ पे जो जीनियस मर रहे थे उनके पीछे यहाँ पे फे का हाथ था, वो उन्हें खत्म कर रही थी। फे आगे से बिल्कुल भी नहीं छुपाती, आगे से कहती है कि वो जानबूझ के करती थी ताकि यहाँ पे जो डीमन क्लैन है वो हमेशा कमजोर ही बना रहे और वो लोग स्ट्रॉन्ग न बन सके, ताकि वो यहाँ पे इंसानों को दोबारा कभी नुकसान न पहुंचाए। और ऊपर से ये चीज मुझे ही फायदा कर रही थी, क्योंकि इस 2 कौड़ी की जगह पे मैं सिर्फ डिप्यूटी कमांडर उन्हीं को ही बनाती हूँ जो कि मेरा अच्छे से कहना मानते हैं, क्योंकि ये साले जैसे ही थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते नहीं मुझे मारने के बारे में सोचने लगते हैं ताकि मेरी जगह को यहाँ पे हासिल कर सके। और ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सेकंड जनरेशन क्रूअल डीमन किंग यहाँ पे बिल्कुल भी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता, फिर वो चाहे अफेयर ऑफ गवर्नेंस हो। बेसिकली अभी के डीमन किंग को यहाँ पे ज्यादा लेना देना नहीं है डीमंस को कंट्रोल करना और उन्हें यहाँ पे ऑर्डर देने से। वो अपनी लाइफ में मस्त झिंगा लाला करना चाहता है, और इसी वजह से ये जो डीमंस रहते हैं 2-2 कौड़ी की, इन्हें कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं बेसिकली दूसरे कोर्ट्स के जो किंग है वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम करते हैं, उनके लिए गवर्नेंस होगी, बेसिकली वो रूल करना पसंद करते होंगे। जीलोंग आगे से कहता है कि अभी जो डीमन किंग्स है वो ज्यादातर यहाँ पे मिस्ट्री को प्रेफर करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कई सारे बच्चों ने उन्हें देखा ही नहीं है, इसलिए सेकंड जनरेशन उन्हें यहाँ पे नकल करने की कोशिश करती है। उतने में फिर आगे से बताती है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक और बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली जब से ये लोग यहाँ पे डीमन बॉडी के ऊपर रिकार्नेट हुए हैं तब से इन लोगों का दिमाग थोड़ा सा बहला बहला से है, इनके ह्यूमन लाइक इमोशन थोड़े से अजीब होते जा रहे हैं। बेसिकली डीमन लाइक नेचर आ रहा है इनकी बॉडी के अंदर, ज्यादा अग्रेशन, ज्यादा गुस्सेल और ज्यादा अजीब तरीके से बात करना, जैसे कि फे करती है। ऐसे ये पहले बात नहीं किया करती होगी। जीलोंग में आगे से हमें बढ़ता है ये कहते हुए कि उसके अंदर भी थोड़ा सा डीमन नेचर की वजह से बदलाव आया है। फिर उससे पूछती है कैसा बदलाव, जिसपे जीलोंग आगे से बताता है कि अब वो पहले से थोड़ा सा और दयालु हो गया है। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी हुआ करती थी अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने की, उन्हें दर्द से दर्द भरी मौत देने की जो क्रिएटिविटी हुआ करती थी, अब वो थोड़ा थोड़ा खत्म होती जा रही है। कि पहले मैं 4 डीमंस को आपस में घुसा देता था और उनके दिल एक बार में ही बाहर निकाल दिया करता था, लेकिन अब मैं उनके सर एक बार में ही उड़ा देता हूँ ताकि उन्हें दर्द कम हो। फिर आगे से मुंह बना लेते हैं ये कहते हुए भड़वे इसको तो यहाँ पे चेंज कहता है, ये तो अच्छी बात है। उतने में सियोला यहाँ पे आ जाती है जो कि उससे पूछती है ये बड़ी बहन कौन है। फिर सियोला पहली नजर में ही भाग जाती है और वो उसे ऊपर उठा लेती है और जीलोंग उसको बताता है कि ये भी मेरी तरीके रिकार्नेटर है और डीमन के अंदर रिकार्नेट हो गई है। फिर यहाँ पे सियोला से कहती है कि देखो तो जीलोंग ने तुम्हें कितने गंदे कपड़े पहना रखे हैं, तुम मेरे साथ मेरे सेलर के अंदर चलो, वहाँ पे कई सारी खतरनाक चीजें हैं जो तुम्हें पसंद आएंगी। इसके बाद ये दोनों फे के यहाँ पे सेलर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। बेसिकली यहाँ पे फे अकेले ही आती है तो फिर यहाँ पे उसने अपना पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था, जितनी
हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे डीमन क्लैन के खिलाफ में इकट्ठा कर ली थी। यहाँ पे कई सारे डीमन किंग्स के नाम लिखे हुए थे, कौन से जनरेशन थे वो और कौन से जनरेशन के अंदर वो मारे गए वगैरह वगैरह। ये किसी काम का नहीं है, कैसे भी पढ़ लो, डॉक्टर कनेक्ट नहीं होते मेरे। तो यहाँ पे जीलोंग की नजर सियोला के ऊपर पड़ती है तो फे ने उसको यहाँ पे एकदम अच्छे कपड़े पहना दिए थे। हालांकि सियोला को ये कपड़े ज्यादा पसंद नहीं आए थे क्योंकि ब्लैक स्मिथ के ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। जीलोंग आगे से कहता है अच्छे कपड़े हैं भाई, एकदम रॉयल डिजाइन लग रहा है। पीछे से फे आगे से कहती है लग क्या रहा है साले, मेरे ही बनाए हुए कपड़े हैं, रॉयल ही है। जो डिजाइन में फेंक देते हूँ गुच्ची वाले उसे छाप लेते हैं, बना देते हैं उसकी पुच्ची। तो जीलोंग अपना एक्सपीरियंस कहते हुए कहता है कि जब तुमने मेरे लिए कपड़े बनाए थे तो फिर तुमने घास के बना दिए थे, साला आदि मानव लग रहा था। जिसपे फे आगे से कहती है समझा करो भाई, उस टाइम पे धागा वागा नहीं था, जो था उसी से बना दिए थे कपड़े तुम्हारे लिए। इसके बाद फे आगे से हेयर पिन ढूंढने लगती है क्योंकि सियोला के ऊपर वो भी अच्छे लगेगी। उतने में ही जीलोंग की नजर किसी खास चीज के ऊपर पड़ती है तो वो उसको पकड़ लेता है और वो आगे से कहता है ये तो सोल सी शेल है। फिर आगे से कहती है ना ये एकदम खूबसूरत सी शेल, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। आजकल के मर्चेंट इसको यहाँ पे फी की तरीके इस्तेमाल करते हैं हर एक रीजन के अंदर जाने के लिए। एक मर्चेंट ने मुझे ये पे किया था मेरे रीजन के अंदर आने के लिए। जीलोंग उसे कहता है कि ये कोई पैसा वैसा नहीं है मालिक, ये एक एशियंट चीज है जो कि यहाँ पे सदियों से दी जा रही है। उसने रॉयल अकेडमी के अंदर पढ़ा था। फिर कहती है क्या तुम यहाँ पे डोली रिपब्लिक के बारे में बात कर रहे हो जो 300 साल पहले ही धाराशाही हो गई थी। जिसपे जीलोंग आगे से कहता है हाँ। इसके बाद जीलोंग हमें इसे सीसेल के बारे में बताता है। स्कॉलर्स ऑफ रॉयल अकेडमी के लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हें पता चला था कि ये जो सीसेल है वो यहाँ पे किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन की सोल के अंदर जाने का थोड़ा सा समय देता है। जैसे कि पर्सन ए पर्सन बी की सोल के अंदर जा सकता है यहाँ पे इस सीसेल का इस्तेमाल करते हुए थोड़े से टाइम के लिए, और तब पर्सन ए यहाँ पे बी के अंदर जो भी मेमोरीज होंगी उन्हें यहाँ देख पाएगा उसके पर्सपेक्टिव से। पैसे के लिए अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम किस टाइम पे क्या करते हो, खास करके फोन के साथ में बाथरूम के अंदर आगे पीछे। मैं जानता हूँ ज्यादातर इसका इस्तेमाल दूसरे लोगों के ऊपर ताका झाकी के लिए किया जाता है, लेकिन जीलोंग इसका इस्तेमाल यहाँ पे पास्ट में जाने के लिए कर सकता है। बेसिकली वो अपनी यहाँ पे पुरानी सोल वाली मेमोरीज के अंदर जाएगा जब वो यहाँ पे डीमन एम्परर के साथ में फाइट कर रहा था। उस टाइम पे यहाँ पे जीलोंग को लगा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है जिसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे पा रहा। बेसिकली जब ये डीमन एम्परर के साथ में फाइट कर रहा था तो फिर उसे यहाँ पे डीमन एम्परर के स्ट्रेंथ के अंदर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए जीलोंग इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल के अंदर जाना चाहता है ताकि वो यहाँ पे पता कर सके कि डीमन एम्परर के स्ट्रेंथ के अंदर क्या गड़बड़ थी और शायद से उन्हें ये भी पता चल जाए कि उनके रिकार्नेशन का क्या रीजन है। और हाँ, ये रिकार्नेशन वाला रीजन तुम्हें अगले चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा, बहुत जल्दी बता देते हैं भाई, तुमने भी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा रीजन होगा। खैर फे को ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत मान जाती है और वो जीलोंग से कहती है कि बताओ हमें क्या करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसा जाएगा, सीरीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया तो नहीं लगी, चलाओ चलो लगी एक्शन के तौर पे। बाकी इसकी स्टोरी एकदम बढ़िया सी भी है, मतलब कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा, जैसे फिक्का लड़की में बदल जाना और इसका रिकार्नेशन वो भी। और मुझे लग रहा था कि जीलोंग यहाँ पे डीमंस को बख्श देगा, इसके साथ दोस्ती कर लेगा, लेकिन ना भैया ना, ये भैया एकदम कट्टर इंसान है, इसको डीमन से सख्त नफरत है। खैर मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सेकंड एपिसोड लेके आऊंगा, डिपेंड ऑन द व्यूज। हाँ भैया बहुत ज्यादा जरूरी है व्यूज, ज्यादा दोगे तो ज्यादा वीडियो आएंगी। खैर अभी के लिए बाय बाय, मेरी दिहाड़ी खत्म हुई।